नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नई मैराथन क्लास में। आज आपकी जी मैराथन क्लास पहली है जिसमें मैं आपके ट्रिपल सी कोर्स में टोटल 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टरों में से आपके पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज इस चैप्टर को मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। थ्योरी और थ्योरी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन में होंगे। लगभग आपके 100+ क्वेश्चन हैं और उसके पहले आपकी थ्योरी है। पहले आपकी थ्योरी के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा और उसके बाद आपसे एमसीक्यू पूछेंगे जो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। आपका यहाँ से पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। इससे यदि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी पूरे कराने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है। और आज आपकी मैराथन क्लास पहली है, इसी प्रकार से आपके लिए डेली मैराथन क्लास आएगी। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, टोटल आपके 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर के बाद आपके लिए आएगा जो एक मिक्स प्रैक्टिस सेट होता है वो भी आएगा और इसके बाद आपके लिए मैराथन क्लास स्पेशल आएंगी। तो अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन तमाम दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। आप यहाँ डेमो देख सकते हैं जी। आपका पूरा यहाँ से आप देखेंगे कि भाई थ्योरी से लेकर, हम यहाँ से थ्योरी से लेकर आप देखेंगे थ्योरी के साथ साथ हमारे सारे एमसीक्यू भी होने वाले हैं और टोटल हमारे एमसीक्यू 100+ होने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि थ्योरी भी है और एमसीक्यू भी है। जिस प्रकार से ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछ जाते हैं ठीक उसी प्रकार से आपके लिए यहाँ पर पूरा होने वाला है। तो वीडियो के अंदर जरूर जुड़े रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपकी मैथ्स क्लास का पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक और पहली थ्योरी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर का नाम जानते हैं जो हमारे ट्रिपल सी में पूछे आने वाला पहला चैप्टर है। आखिर उसका नाम क्या है? आप यहाँ देखेंगे हम यहाँ पर फुल कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कंप्लीट करने वाले हैं अपना चैप्टर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। हमारे पहले चैप्टर का क्या नाम है? पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? तो इसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कवर करेंगे कि आखिर हमारा कंप्यूटर का विकास कहाँ से हुआ है, जो कंप्यूटर पहला कंप्यूटर कौन सा था, फुल फॉर्म उसकी क्या होती है, एन एक यूनिवैक, सारा कुछ कवर करेंगे। दूसरे टॉपिक पे आएगा आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो हमारे कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, टोटल 5 पीढ़ियां हुई हैं। पहली पीढ़ी में किस चीज़ का उपयोग किया गया, दूसरी में क्या किया गया, तीसरी में सारा कुछ कवर करेंगे। इसके बाद मेमोरी का टॉपिक आता है, हम इसे मेमोरी को कवर करेंगे जो आपकी MB GB KB बाइट के बाइट में होती हैं। इसके बाद इनपुट आउटपुट, जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, माउस कीबोर्ड प्रिंटर इन सबको कवर करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर ट्रांसलेटर, जो आपके असेंबलर ट्रांसलेटर होते हैं, असेंबलर हो गया आपका, और इसके बाद आपका इंटरप्रेटर, कंपाइलर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में कवर करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे कुछ कवर करने वाले हैं। इसके बाद आपको सिर्फ भीम ऐप से क्वेश्चन पूछ जाते हैं क्योंकि आपके इसमें भीम ऐप स्पेशल है, हम इसको भी कवर करेंगे। और IRCTC इसको भी पूरा कवर करने वाले हैं विथ थ्योरी और मिक्स क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो हम ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हैं आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। जो ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हैं आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ट्रिपल सी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये आपका पहला क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको जरूर याद रखें क्योंकि आप जो कोर्स कर रहे हैं सबसे पहले हमें उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि आखिर उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आखिर हमारा ये कंप्यूटर है क्या? जो कंप्यूटर है आखिर ये क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेता है और उसको प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। मतलब क्या है? जैसे आपको कंप्यूटर में कुछ लिखना होगा, आप इनपुट, जो इनपुट डिवाइस आपका जैसे कीबोर्ड हो, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। आपने कीबोर्ड में ए प्रेस किया तो वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आपके मॉनिटर पर दिखाई देगा। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डेटा को लेता है और उसको प्रोसेस करके उसको आउटपुट में बदल देता है। तो इसको याद रखिएगा। सबसे पहले क्या होगा, आप इनपुट देंगे, इनपुट के बाद आपका क्या होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद आपका क्या होगा, आउटपुट के रूप में दिखाई देगा। हर आपका पॉइंट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने शॉर्ट तरीके से कराया है। जितना कम से कम और जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है सारा कुछ आपको यहाँ पर होने वाला है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेता है और उसको प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में परिणाम, जो परिणाम है उसको आउटपुट के रूप में देता है। इसके प्रमुख चरण होते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे इसके प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर इनपुट
आखिर इनपुट क्या होता है? तो जो भी आप कंप्यूटर को आपके द्वारा जो भी कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? हमारे इनपुट कहलाते हैं। इस कंप्यूटर को जो भी आप कार्य करने के लिए कहते हैं वो सभी इनपुट होते हैं। मतलब जैसे डेटा डालना, आप कीबोर्ड और माउस किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये हमारे इनपुट डिवाइस, क्योंकि आप देखेंगे कंप्यूटर अपने मन से तो चलता नहीं है, आपको कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़े। जैसे आप या तो माउस से किसी फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो फोल्डर आपका क्लिक हो जाता है। आपको कुछ भी लिखना है तो आप कीबोर्ड की सहायता से लिखते हैं। आपको ऐसे कोई हार्ड कॉपी उसको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करना है तो आप वहां पर स्कैनर का प्रयोग करते हैं। ये आपकी इनपुट डिवाइस होती है। इसके बाद प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग होती है ये आपके सीपीयू द्वारा डेटा का विश्लेषण करना, सीपीयू द्वारा डेटा का विश्लेषण करना, इसकी प्रोसेसिंग होती है। और आउटपुट, आउटपुट क्या होता है? जैसे आपने कुछ भी लिखा, आपने कीबोर्ड से कुछ लिखा, आपका कीबोर्ड मॉनिटर से तो कनेक्ट नहीं है, आपका कीबोर्ड है वो सीपीयू से कनेक्ट है, सीपीयू से मॉनिटर में जाएगा तो उस वो आपका जो दिखेगा, आप समझ, जैसे आपने एबीसीडी लिखी मॉनिटर में, आपने एमएस वर्ड खोला तो वो आपको जो आउटपुट के रूप में दिख रहा है। आउटपुट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट आउटपुट और दूसरा होता है हार्ड आउटपुट। सॉफ्ट आउटपुट वो कहलाता है जैसे आपका मॉनिटर में है आप उसको सिर्फ देख सकते हैं, और हार्ड आउटपुट वो कहलाता है जिसे आप छू और देख सकते हैं। जैसे आपने पेज को, जैसे आपने जो भी लिखा उसको आपने प्रिंट कर दिया तो उसको आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट आउटपुट होता है उसे सिर्फ आप देख सकते हैं। जैसे आपके मॉनिटर में कुछ भी लिखा है तो आप सिर्फ उसे देख सकते हैं, ना कि उसे छू सकते हैं। इसके बाद स्टोरेज, आपने कुछ भी कार्य किया, यदि आप उसको सेव नहीं करेंगे लाइट जैसी जाएगी, आपका सारा कुछ डेटा हट जाएगा। तो वहां पर आपको क्या करना है? वहां पर आपको अपना डेटा बचाए रखने के लिए आप उसको डेटा को सेव कर लेंगे। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है डेटा को स्टोर करने के लिए। फिर यहाँ से चलते हैं हम कंप्यूटर की विशेषताएं। आखिर कंप्यूटर में क्या विशेषताएं हैं? तो कंप्यूटर में बहुत सारी विशेषताएं, कुछ इंपोर्टेंट विशेषताएं देखेंगे। कंप्यूटर की गति है वो बहुत तेज है, ये कुछ नैनो ही सेकंड में, नैनो सेकंड पे कुछ सेकंड में ये कार्य करता है। एक नैनो सेकंड बराबर होता है 10⁻⁹ सेकंड। मतलब कहने का ये कंप्यूटर आपका इतने कम समय में कार्य कर देता है जितना आप उम्मीद नहीं कर सकते। 10⁻⁹ नैनो सेकंड में काम करता है। और कुछ कंप्यूटर तो ऐसे होते हैं जो पिको सेकंड में काम करते हैं, जो 10⁻12 के रूप में कार्य करते हैं। मतलब कहने का है कि एक सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? जो आपका यहाँ पर एक सेकंड है, एक सेकंड बराबर 1/10⁻12। तो ये आपको इतने कम समय में कार्य करता है। आपको एक सेकंड भी 10⁻12 के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये नैनो सेकंड, पिको सेकंड में आएगा। तो ये बहुत तेज गति से कार्य करता है। सटीकता, एक्यूरेसी इसकी 100% सही हो कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर द्वारा कोई भी गलती नहीं होती। कभी भी कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है। जो भी गलती होती है हम इंसानों के द्वारा ही होती है। जैसे आपने कीबोर्ड से ए लिखा तो ए ही लिखेगा, ऐसा नहीं कि आपने ए लिखा और बी लिख जाए। आपने जैसे अल्फाबेट लिखे A to Z तो A to Z ही लिखेंगे, ना कि नंबर लिखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर से कोई गलती नहीं होती। आप जो इनपुट देंगे वही आपका क्या होगा वो आउटपुट के रूप में आपको परिणाम दिखाएगा, जो आउटपुट के रूप में। तो कंप्यूटर से गलती बहुत कम होती है। मैं इस कहने का मतलब है बहुत ही रेयर केस में 1 से 2% मान सकते हैं। एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी रहती है। कंप्यूटर द्वारा कोई गलती नहीं होती है, जो भी गलती होती है हमें यूजर के द्वारा ही होती है, क्योंकि हमारे द्वारा ही इनपुट दिया जाता है। कंप्यूटर स्वयं में कोई कार्य नहीं करता है। इसके बाद मल्टीटास्किंग क्षमता, जो उसकी मल्टीटास्किंग क्षमता होती है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें आप एक से अधिक कार्य कर सकते हैं, एक से अधिक टास्क चला सकते हैं। जैसे आप गूगल में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने गूगल में जैसे कोई गाना लगा लिया और एमएस वर्ड आपने खोल लिया तो आप इसमें एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत है। आप इसमें SSD लगवा दीजिए, HDD, इसमें बहुत सारी, जैसे 512 GB का आपका HDD लग जाएगा तो आप इसमें स्टोरेज क्षमता भी बहुत अधिक है और कम में आ जाती है आपकी, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं कंप्यूटर। आखिर जो हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारे ट्रिपल सी है, ये कंप्यूटर से संबंधित है, क्योंकि इसमें आपका जो बेसिक डिप्लोमा है कंप्यूटर का, ये आपका बेसिक डिप्लोमा है। आखिर कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? जो कंप्यूटर है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो क्योंकि आप ट्रिपल सी कोर्स करें, जैसे मैंने आपको ट्रिपल सी की फुल फॉर्म बताई, इसी प्रकार से आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी काफी बार पूछी जा चुकी है। तो आप यहां पर देखेंगे, फॉर्म देखेंगे, कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। साथ में एक बार लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये आपकी कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है, जो आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाली है। इसके बाद चलते हैं हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आखिर कंप्यूटर का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है? प्रारंभिक गणना यंत्र, जो प्रारंभिक गणना यंत्र से लेकर आपका अभी वर्तमान में सुपर कंप्यूटर का यूज हो रहा है। आप देखेंगे जो आपके वर्तमान में अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं वो सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत भेजे जाते हैं।
इसको सुपर कंप्यूटेशन की जानकारी की जाती है। तो वर्तमान जो आपका कंप्यूटर का आविष्कार आपका जोड़ घटाना से लेकर आज के समय में देखेंगे कंप्यूटर का हर सेक्टर में यूज हो रहा है। आप कोई भी जगह चले जाइए, आपको हर जगह पर कंप्यूटर मिले, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी चीज बन गया है जो आपको छोटे छोटे और बड़े से बड़े सभी कामों में आपका कंप्यूटर यूज होने लगा है। तो सबसे पहले प्रारंभिक कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का आविष्कार आप किसके, जो पहला कंप्यूटर था आखिर वो किसके द्वारा बनाया गया था, जो कंप्यूटर इतिहास आखिर कंप्यूटर बना कैसे ये। तो सबसे पहला जो यंत्र था वो था आपका अबेकस। अबेकस का आविष्कार आज से लगभग लगभग 3000 ईसा पूर्व 3000 ईसा पूर्व में आपका इसका आविष्कार हुआ था, जिसको गिनती और गणना करने के लिए पहला यह यांत्रिक उपकरण था। गिनती और गणना करने के लिए जो पहला यांत्रिक उपकरण था वो कौन सा था, तो वो था आपका अबेकस। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट है। और इसका जो आविष्कार हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये आपका चीन में हुआ था अबेकस कंप्यूटर का। नेक्स्ट को पूछा है आपका, जो नेक्स्ट दूसरा कंप्यूटर था इसके बाद आपका अबेकस के बाद कौन सा आया, नेपियर बोन आया, जिसमें आपका क्या थी, नेपियर की हड्डियां। मतलब कहने का जो नेपियर बोन्स था ये भी आपका एक क्या था, कंप्यूटर था। इसमें आप क्या कर सकते थे, इसमें आप गुणा भाग के लिए आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट कि गुणा भाग करने वाला वो कौन सा यांत्रिक कैलकुलेटर था या कौन सा आपका कंप्यूटर था जो गुणा भाग करता था, तो वो था आपका नेपियर। वो नेपियर वन था जो जिसका आविष्कार जॉन नेपियर द्वारा 1617 ईस्वी में किया गया। जॉन नेपियर द्वारा नेपियर बॉन का आविष्कार किया गया। कब किया गया, तो ये आपका किया गया था 1617 ईस्वी में। इसका कार्य क्या था, तो इसका कार्य था आपका गुणा और भाग करने के लिए इसका आविष्कार किया गया था। इसके बाद आता है आपका पास्कल मशीन। जो पास्कल मशीन है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो पास्कल मशीन का आविष्कार पास्कल द्वारा, ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 ईस्वी में। पास्कल मशीन का आविष्कार ब्लेज पास्कल द्वारा सन 1642 ईस्वी में किया गया था। और यह क्या करता था, यह जोड़ और घटा सकता था। जोड़ने और घटाने के लिए कौन सा मशीन बनाई गई, तो वो थी आपकी पास्कल। और गुणा और भाग के लिए कौन सी मशीन बनाई गई, तो वो थी आपकी नेपियर बोन। याद रखेंगे, गुणा और भाग पूछे तो आपकी वो नेपियर बोन है जिसको जॉन नेपियर द्वारा बनाया गया है। और जोड़ और घटाव के लिए पूछे, जोड़ और घटाने के लिए, तो वो आपकी पास्कल थी जिसका आविष्कार ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 ईस्वी में किया गया। इसके बाद जो आपकी कैलकुलेटर आया है उसका आविष्कार गॉडफ्रेड विलियम लेब्रेज ने 1671 में किया, जो जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ करने में सक्षम है। यदि एक चीज पूछे, जोड़ घटाना पूछे तो उसका अलग है, और गुणा भाग पूछे तो उसका अलग है। और कोई पूछे कि मतलब एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि जोड़ घटाना गुणा भाग करने में सारे सक्षम है, तो वो था आपका लेबनिज कैलकुलेटर, जिसका आविष्कार गॉडफ्रेड द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1671 ईस्वी में। आपको उसको सिर्फ इतना याद रखना है, सिर्फ 3 ही पॉइंट लिए हैं मैंने, उसके आविष्कारक और कब किया गया और किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया और उसमें क्या हुआ। जोड़ना घटाना ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि आखिर कंप्यूटर, क्योंकि ये हिस्ट्री से कंप्यूटर की हिस्ट्री क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे। इसके बाद डिफरेंस इंजन, कौन नहीं जानता हो इनको। कंप्यूटर के आविष्कारक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। क्योंकि जो कंप्यूटर आपका चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया। कब बनाया, इन्होंने जो डिफरेंस इंजन बनाया था सर 1822 ईस्वी में। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिफरेंस इंजन बनाया गया सन 1822 ईस्वी में, जो गणितीय सारणी तैयार करने के लिए सक्षम था। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार आपसे एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसके द्वारा और कब किया गया, तो आपका डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। इसी के बाद चार्ल्स बेबेज ने दूसरा चार्ल्स बेबेज जी हैं, उनके द्वारा दूसरा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। कब किया गया, तो वो था आपका एनालिटिकल इंजन सन 1837 में। जो पहला चार्ल्स बेबेज द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था वो था आपका, जो चार्ल्स बेबेज द्वारा पहला कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था वो था आपका कौन सा, तो वो था आपका जो चार्ल्स बेबेज द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया डिफरेंस इंजन था। और इसके बाद जो आपका एनालिटिकल इंजन आया, ये आपका पहला 1837 में पहला समान उद्देश्य वाला कंप्यूटर मॉडल जनरल पर्पज कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, चार्ल्स बेबेज द्वारा जो पहला कंप्यूटर बनाया गया वो डिफरेंस इंजन था, जिसका आविष्कार 1822 ईस्वी में किया गया। और इसके बाद जो 1837 में आया एनालिटिकल इंजन, इसका भी आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। जी आप इंपोर्टेंट पॉइंट को याद रखेंगे। इस पर जो आपका टैबलेटिंग मशीन आई है, आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया। जो टैबलेटिंग मशीन है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो टैबलेटिंग मशीन का आविष्कार हरमन हॉलिस द्वारा 1890 ईस्वी में किया गया। टैबलेटिंग मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, तो इसका आविष्कार
हरमन हॉल द्वारा 1890 ईस्वी में किया गया। ये किसके लिए प्रयोग हुआ था? तो ये आपकी जनगणना डेटा प्रोसेसिंग के लिए टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार हुआ है। इस मशीन की मदद इस मशीन की मदद से IBM कंपनी की नींव पड़ी। जो हरमन हॉल द्वारा जो आपको मशीन बनाई गई थी, टैबुलेटिंग मशीन 1890 ईस्वी में बनाई गई थी। तो यहाँ से आपकी इसी मशीन की मदद से आपके IBM कंपनी की नींव पड़ी, टैबुलेटिंग मशीन। तो यहाँ से आप देखेंगे कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी, कंप्यूटर में टोटल 5 पीढ़ियां हुई हैं। तो हम यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ क्वेश्चन करेंगे आपके लिए। जैसे मैंने बताया, टोटल आपके कितने क्वेश्चन होने वाले, क्वेश्चन भी हैं और थ्योरी भी है। तो जब आप थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से हैं। और आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और इसका बहुत से स्टूडेंट को कमेंट रहता है, क्वेश्चन रहते हैं, इसका PDF मिलेगा नहीं मिलेगा। जो भी स्टूडेंट पूरा वीडियो देखेगा सिर्फ PDF उसी को मिलेगा, याद रखिएगा। और मैं वीडियो के बीचों बीच बताऊंगा कि अगर इसका PDF कहाँ मिलेगा। पूछा गया है जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे, आखिर उसमें क्या खास था और पहली पीढ़ी किस चीज का प्रयोग हुआ था। आपके एग्जाम में सीधा पूछ सकता है जो पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड था वो क्या था। तो पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड था वो था आपका 1940 से लेकर 1956। आपको यहाँ पर काफी डेट मिल सकती हैं, जैसे कहीं कहीं आपको 1942 मिल सकता है, कहीं कहीं 1944 मिल सकता है, कहीं कहीं 1941 मिल सकता है। तो आप इसको ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब कहने का कि जैसे आपको पूछेगा जो पहली जनरेशन क्या थी वो, तो उन्होंने समय दे दिया 1943 से लेकर 1956। तो जैसे 1943 दे दिया तो आप देखेंगे 1943, 1950 ये किस जनरेशन के अंतर्गत आ जाएंगे? ये आपके पहली जनरेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं करेगा कि आपको 44 42 भी दिया है, ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा कि आपको ऑप्शन में 40 भी दिया है, 42 भी दिया है, 44 भी दिया है, तब आपका इस प्रकार से ऑप्शन नहीं आएगा। यदि 40 42 और 40 दिया है, 42 दिया है और 44 दिया है और उसके बाद आपका 1971 दिया है और उसमें ये पूछेगा कि कौन सा प्रथम जनरेशन की टाइम पीरियड नहीं है, तो आपका 1971 वहां पर आंसर हो जाएगा। तो आपको वहां पर ऑप्शन एलिमेंट भी करना है। पूछा गया था जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी, आपसे एग्जाम पूछता है, डायरेक्ट पूछता है जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी आखिर उसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। याद रखेंगे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्वात नलिकाएं। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी इंपोर्टेंट है कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ, तो वो हुआ था आपका वैक्यूम ट्यूब का। मशीन भाषा, इसमें आपकी मशीन भाषा का प्रयोग किया गया, जो आपकी 0 और 1। मशीन भाषा क्या होती है? 0 1, जिसको आप बाइनरी के रूप में जानते हैं। इसके बाद जो आपको पहली जनरेशन कंप्यूटर थे, आखिर जो पहली जनरेशन कंप्यूटर थे वो कौन से थे? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे वो कौन से थे, और उससे इंपोर्टेंट ये भी हो सकता है कि आखिर इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो पहली जनरेशन थी उसका जो पहला कंप्यूटर था वो एनिक था। जो आपसे पूछ सकता है जो एनिक कंप्यूटर है आखिर एक किस जनरेशन में इसका आविष्कार हुआ था, तो आप कहेंगे जो एनिक कंप्यूटर है इसका आविष्कार हमारे कंप्यूटर की पहली जनरेशन में हुआ था, मतलब प्रथम पीढ़ी में हुआ था। आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एनिक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसका आविष्कार 1946 में हुआ। जी आपके लिए वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट बन सकता है। या तो आपसे ये पूछ सकता है एनी कंप्यूटर का आविष्कार कौन सी पीढ़ी में हुआ। आप देखेंगे आपके सामने 1946 आया तो आप देखते ही लगा देंगे, क्योंकि जो पहली जनरेशन का टाइम पीरियड था वो क्या था? तो वो था आपका 1940 से लेकर 1956। इसके बीच में आपका समय आया तो आपने देखा 1946 लिखा हुआ है। यदि ऑप्शन में यही आपको डेट मिल जाएगी तो आप तुरंत लगा देंगे 1946 में हमारे पहली जनरेशन थी। तो आप देखेंगे कि यदि आपको जनरेशन भी याद है तो आप उसका आंसर लगा पाएंगे। याद रखेंगे एनए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एनए की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दूसरी फुल फॉर्म आपकी एडवैक, जो कंप्यूटर की पहली जनरेशन में आपका एडवैक कंप्यूटर का भी आविष्कार हुआ था और आपका एडसेक कंप्यूटर का भी आविष्कार हुआ था। जो पहली जनरेशन थी इसमें आपका एनीएक, एडवैक और एडसेक इन तीनों का आविष्कार हुआ था। आपको याद करने की थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे जो कंप्यूटर के पहले कंप्यूटर थे उनको बिना एसी के चलाना नहीं संभव था। तो आपको जैसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है तो आप देखेंगे इन सभी कंप्यूटर में क्या लिखा हुआ? एसी। इनको बिना एसी के चलाना संभव नहीं था, तो आप देखेंगे इन तीनों में एसी लिखा हुआ है। तो आप सीधे समझ जाएंगे जो पहली जनरेशन कंप्यूटर थे उनको बिना एसी के चलाना असंभव था। अब देखेंगे तीनों में एसी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इनकी फुल फॉर्म ज़्यादा इंपोर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखेंगे और किनका आविष्कार किस जनरेशन में हुआ है ये आपको याद रखना है। आप यहाँ पे देखेंगे जो पहला
जो एनए कंप्यूटर था इसकी फुल फॉर्म आपने देख ली। इसके बाद देखेंगे एडबैक। एडबैक की फुल फॉर्म भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एडबैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसका आविष्कार 1949 ईस्वी में किया गया था। और इसके बाद आपका आता है एडसेक। जो एडसेक कंप्यूटर था इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसका आविष्कार 1949 में हुआ। तो यह फुल फॉर्म आप देख लीजिए और याद कर लीजिए। आपको इसका पीडीएफ मैं बता दूंगा, आप क्लास तक लास्ट तक जुड़े रहिए। आप एक बार इस क्लास को देख लीजिए, एक बार पीडीएफ को देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन याद होने वाले हैं। इसके बाद चलते हैं यूनिवैक। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है, आप इसमें देखेंगे इसमें भी आपका एसी लिखा हुआ है। आप तुरंत देख आएंगे कि एसी लिखा हुआ है, मतलब आपको कौन सी जनरेशन का है? पहली जनरेशन का कंप्यूटर है। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसका आविष्कार 1951 ईस्वी में किया गया। और इसके बाद आपका आता है IBM 701। जो IBM 701 है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जब क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी पीढ़ी में। आपको पहली पीढ़ी में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहली पीढ़ी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये मैं उम्मीद करता हूं यदि आपने इस चीज़ को पहली बार पढ़ा है, आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और इसके बाद इसी वीडियो को आप 1.5x या 2x में देख लीजिएगा। आपको सारे फैक्ट याद होने वाले हैं जी। पहले पूरा इसी प्रकार से आपके लिए डेली मैराथन क्लास आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सारा जितना अधिक से अधिक हो सकता है पूरा कंटेंट देने की, और सारा कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है। कहीं पर आपको कोई पेड नहीं करना है। आप देखेंगे कि बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, उसमें उनका 100 रुपये 50 रुपये हम पीडीएफ देंगे। हम आपको सारा कुछ फ्री में देने वाले हैं। आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलने वाला है कि आपको पूरा जितना पेड बैच में भी नहीं पढ़ाया जाता, उससे कहीं अधिक मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, और बहुत ही कम समय में कॉन्सेप्ट। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास कम समय बचा हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है बिल्कुल ठोस पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सके। और जो आपके चैप्टर में टोटल आपके 10 चैप्टर है, 10 चैप्टरों में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सिर्फ वही है। ऐसा नहीं कि आपको ये भी दो वो भी दो, ये थ्योरी। क्योंकि आप देखेंगे दूसरी पीढ़ी की, ऐसे हम बात कर रहे हैं, मैं इसमें चाहता तो हिंदी बहुत सारी लिखवा देता, थ्योरी बहुत सारी लिखवा देता, कि दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी थी। पहली जनरेशन के बाद आपको दूसरी जनरेशन आया, इसके बाद तीसरी जनरेशन आएगी, उसमें आपको किसका प्रयोग किया गया था क्या नहीं। तो मैं सारा कुछ आपको उसकी जरूरत है ही नहीं। आपको सिर्फ इतनी जरूरत है कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आपको क्वेश्चन को सही करना है। थ्योरी के लिए आप कहेंगे तो मैं आपको इतनी बड़ी थ्योरी लिखवा दूंगा। पहले चैप्टर का यदि पहले चैप्टर को अच्छे से कराया जाए, मतलब कहने का थ्योरी कराई जाए, तो लगभग आपके 10 से 12 पेज में आएगी। पहली चैप्टर की थ्योरी आपकी 10 से 12 पेज में आएगी। लेकिन आप देखेंगे लगभग आपके, यदि आप इसको कॉपी पेन लेके बैठिए, कॉपी पेन से नोट करेंगे, तो आप 1 से 2 पेज में लगभग 2 से 3 पेज में इसको लिख लेंगे। और आप यकीन मानिए, यदि आपके कम जो ट्रिपल सी पेपर है, यदि इसमें क्वेश्चन आता है या आपको पहले चैप्टर से आता है, तो इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट के साथ जो भी इंपोर्टेंट बन सकता था, सारा कुछ इसमें बताया गया है। सबसे ज़्यादा आपकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स क्वेश्चन बनते हैं, इनपुट आउटपुट, सारा कुछ। अभी तो आपका शुरुआत है, बहुत ही कुछ होने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। और जो छोड़ के जाना चाहते हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो तो आपके लिए नहीं मिलने वाला। जैसे आप उम्मीद करते थे कि हमें थ्योरी मिल जाए ढेर सारी और हमें कुछ भी पढ़ना ना पड़े, क्योंकि आपके पास भी समय है। आप भी बहुत, आप ट्रिपल सी के पेपर देने जा रहे हैं, आप भी अच्छे से स्टूडेंट है, तो आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप उतना पढ़िए जितना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो। तो पूछा गया है, जब आपके पास ज़्यादा समय हो तो आप बता दीजिएगा। एक बार मैं आपको इतनी थ्योरी करा दूंगा। यदि आपको थ्योरी की ज़्यादा वो है, तो मैं आपको एक बार थ्योरी भी करा सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जो आपकी दूसरी पीढ़ी थी, अभी आपका बहुत क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि क्लास इसलिए लंबी होने वाली है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा, और इस जो कंटेंट है आप देख रहे हैं, मैं आपको सामने इस प्रकार पढ़ा रहा हूँ। इस कंटेंट को ढूंढने में लगभग बहुत समय लगता है, और किस प्रकार से उसको डिजाइन करना है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। पूछा गया है, तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर करते आइए। दूसरी पीढ़ी थी, जो दूसरी पीढ़ी का टाइम पीरियड था, वो था आपका 1956 से लेकर 1963। याद रखेंगे, दूसरी पीढ़ी थी, इसमें किसका प्रयोग किया गया? तो दूसरी पीढ़ी थी, इसमें हमारा ट्रांजिस्टर तकनीक का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। पहली पीढ़ी में कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया गया था? तो आप कहेंगे वैक्यूम ट्यूब का। भाषा कौन सी थी? तो भाषा थी उसमें आपकी मशीन लैंग्वेज। लेकिन दूसरी जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज आ गई आपकी? असेंबली लैंग्वेज। याद रखेंगे, दूसरी जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज आ गई है? असेंबली लैंग्वेज। आखिर इनके जो कंप्यूटर थे, इनके इस जनरेशन में आपके कंप्यूटर बनाए गए हैं। आपको सिर्फ एक तो कंप्यूटर का नाम याद रखना है, जो आपका यूनिवैक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सिर्फ इसको याद रखना है, ये आपका सेकंड कंप्यूटर का, क्योंकि इसमें आपको एसी लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी। लेकिन आपको इसको याद रखना है, ये आपका सेकंड जनरेशन में आया था। बकाया आपके जो इंपोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे आपका
IBM 1401 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM 7094 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, CDC सेंट्रल डेटा कॉर्पोरेशन ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको 16 स्टार हो जाएगा। और एक कंप्यूटर आपका आ जाता है इसमें एटलस। एटलस कंप्यूटर भी आपका कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में आया था। एटलस कंप्यूटर कब आया था, तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में इसका आविष्कार हुआ था, जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इतना याद रखिए पहला कब जनरेशन आई थी, इसमें क्या प्रयोग हुआ था और भाषा उसकी कौन सी थी। नेक्स्ट जनरेशन आपकी थर्ड जनरेशन, कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी थी, इसमें आपका किसका प्रयोग हुआ था। तो सबसे पहले हम इसकी जनरेशन के बारे में जानेंगे। जो तीसरी पीढ़ी थी आखिर इसका टाइम पीरियड क्या था। जो तीसरी पीढ़ी थी उसका टाइम पीरियड था 1964 से लेकर 1971। जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी थी आखिर उसका टाइम पीरियड कितना था, तो वो था आपको 1964 से लेकर 1971 तक। जो इसमें तकनीक का प्रयोग हुआ था, आप देखें पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में किसका प्रयोग हुआ आपका आईसी। किसका प्रयोग हुआ, आईसी चिप का प्रयोग हुआ, जो किसकी बनी होती है, ये आपकी इंटी जो जो आईसी चिप बनी होती है ये आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। आपसे क्या मैं सीधा पूछ सकता है आईसी चिप किसकी कौन सी धातु की बनी होती है, तो याद रखेंगे आईसी चिप जो बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। याद रखेंगे आईसी चिप किस धातु की बनी होती है, तो ये आपके सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसमें कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग हुआ, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें आपका जो फोटोन और कोल लैंग्वेज है, इन लैंग्वेज का आपके प्रयोग हुआ। याद रखेंगे जो कंप्यूटर पहली पीढ़ी में आपका मशीन लैंग्वेज का प्रयोग हुआ, दूसरी में किसका हुआ, दूसरी में आपका असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग हुआ, तीसरी में किसका हुआ असेंबलर का प्रयोग हुआ, और सॉरी असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग हुआ, तीसरी में आपका फोटोन और कोवल जैसी आपकी हाई लैंग्वेज का प्रयोग हुआ। यहाँ पर देखेंगे IBM, याद रखेंगे कंप्यूटर तीसरी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये तीन क्वेश्चन, ये तीन चार क्वेश्चन है, याद रखेंगे। IBM 360, IBM 370, PDP-8 और PDP-11। और इसमें भी आप कहेंगे सर इनमें से कोई दो इंपॉर्टेंट बता दीजिए, तो इनमें से दो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपका IBM 360 और PDP-8। ये क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं कि PDP-8 प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेस 8 आखिर ये कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में इसका आविष्कार हुआ था, तो आप कहेंगे कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी में इसका आविष्कार हुआ था। ये आपके लिए चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारा कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैथ से इस कंटेंट को बनाया गया है। इसके बाद आपकी कौन सी जनरेशन आती है, इसके बाद आपकी चौथी पीढ़ी आती है। चौथी पीढ़ी का जो टाइम पीरियड है वो 1971 से लेके आपका प्रेजेंट तक माना जाता है। और इसमें आपको कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ, तो इसमें आपको कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ, वो हुआ था आपका माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। तकनीक वो थी क्या थी, वो थी आपकी माइक्रो प्रोसेसर। इसमें लैंग्वेज कौन सी थी, इसमें आपकी सी लैंग्वेज, बेसिक पास्कल, इसमें आपकी ये लैंग्वेज आ गई थी। और इसमें आपकी कौन से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, तो वो आपके थे Apple I, IBM PC, अल्टायर पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर, और HP हॉलबेड पैकर्ड 9845। इनको आप याद रखेंगे, आप इसको याद रखेंगे। ये आपका टाइम पीरियड हो गया माइक्रो प्रोसेसर, लैंग्वेज और एप्पल सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ से आपका पूछेंगे आप पांचवी पीढ़ी। जो पांचवी पीढ़ी है ये आपकी वर्तमान और फ्यूचर। वर्तमान और फ्यूचर में कौन सी पीढ़ी आ जाएगी, वो आपकी क्या आ जाएगी, पांचवी पीढ़ी। क्योंकि आप देखेंगे वर्तमान में किसका प्रयोग हो रहा है, वर्तमान में हमारा AI का बहुत ही ज्यादा प्रयोग हो रहा है। जैसे ChatGPT, आपने ओपन AI देखा होगा, हर जगह पे आपका AI का बहुत ही ज्यादा प्रयोग हो रहा है। तो ये आपका जो AI है ये आप किस जनरेशन के अंतर्गत आ रहा है, आपका ये AI की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कि AI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसमें आपको क्वांटम कंप्यूटर का आपसे पूछ सकता है, जो क्वांटम कंप्यूटर है आखिर किस पीढ़ी की हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर हैं ये आपकी पांचवी पीढ़ी की हैं। इसमें आपको कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ, क्वांटम तकनीक का भी प्रयोग हुआ पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर में। पांचवी जनरेशन कंप्यूटर थे जी आपका परम कंप्यूटर, और आपका ये क्रेवन, मतलब जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो था आपका परम कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, वो था आपका परम कंप्यूटर, जिसको विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा बनाया गया था। ये किस जनरेशन के अंतर्गत आता है, तो आप याद रखेंगे जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो हमारी पांचवी जनरेशन के अंतर्गत आता है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। याद रखेंगे जो इंपोर्टेंट अब मैं डाटा बता रहा हूँ, जो आपके लिए जैसे जितना हम पढ़कर आए हैं सारा कुछ उसका भी छोटा कर दिया मैंने। फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है।
फर्स्ट प्रोग्राम, जो कंप्यूटर पहला प्रोग्राम था, आखिर वो किसके द्वारा लिखा गया था? जो कंप्यूटर पर पहला प्रोग्राम है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? उनका नाम है एडा लवलेस। याद रखेंगे, एडा लवलेस के द्वारा पहला प्रोग्राम मीन्स फादर मदर ऑफ कंप्यूटर या मदर ऑफ कंप्यूटर ग्रुप में यह पहली प्रोग्रामर महिला कौन सी थी? तो पहली प्रोग्रामर महिला का नाम था, वो था आपका लेडी एडा लवलेस। आपको महिला मिले ना मिले, फर्स्ट प्रोग्रामर ग्रुप में किसे जाना जाता है? तो फर्स्ट प्रोग्रामर ग्रुप में एडा लवलेस को जाना जाता है। और इसके बाद स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, जो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है आखिर ये किसके द्वारा दिया गया था? जो स्टोर्ड मतलब जो प्रोग्राम को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो वो थे आपके जॉन वॉन न्यूमैन। इतना याद रखेंगे। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा ये आपको दिया गया था। और इसके बाद एलन ट्यूरिंग, आप देखेंगे एलन ट्यूरिंग द्वारा, इनके द्वारा ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया गया था। जो जो ट्यूरिंग मशीन है ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक, मतलब कहने का मतलब जो आर्टिफिशियल एआई का जनक आपका ट्यूरिंग मशीन। पूछ सकता है आपसे फादर ऑफ एआई, तो फादर ऑफ एआई के रूप में आपको किसको जाना जाता है? तो फादर ऑफ एआई के रूप में जाना जाता है, वो जाना जाता है आपको जॉन मैकार्थी को। फादर ऑफ एआई के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पंच कार्ड सिस्टम किस में आया था? तो वो उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो हरमन हॉलिडे द्वारा पंच कार्ड सिस्टम का आविष्कार हुआ था। फिर से वही लेंथ दोहराई गई है। फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? वो था आपका ENIAC, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक देखिए, पहला कंप्यूटर पूछे तो वो आपका चार्ल्स बेबेज द्वारा आपका कौन सा कंप्यूटर? डिफरेंस इंजन बनाया गया था। और यदि आपसे पूछे कंप्यूटर जनक रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, लेकिन पहला आपका कंप्यूटर पूछे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो था आपका ENIAC। जो पांचों पीढ़ियां हैं आप उनको देख सकते हैं, मैंने बहुत छोटे में लिख दिया है। पांचों पीढ़ियां हैं। पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। टाइम पीरियड 56 तक है। दूसरी में ट्रांजिस्टर 63 तक है। इंटीग्रेटेड सर्किट आई स्टेप 71 तक। माइक्रो प्रोसेसर प्रेजेंट तक 1971 से। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आपका वर्तमान में चल ही रहा है। इसके बाद चलते हैं, हमारी ये पीढ़ियां खत्म होती हैं। इसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइस थोड़ा देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस क्या कहलाती हैं? जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश या आदेश देने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं, वो सारी हमारी इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे आप देखें, कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन हो गया और वेबकैम हो गया। आप इनको थोड़ा देख लीजिएगा, जी सारे आपके इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड, आप कीबोर्ड से आपको पता है कैसे इनपुट देते हैं, आप कुछ भी टाइप के इनपुट हो गया। माउस के जरिए आप देखते हैं, स्कैनर के जरिए भी आप कुछ भी स्कैन करते हैं, तो आपका स्कैनर, आप लोग कोई फॉर्म भराया होगा, वो कहते हैं आपके डॉक्यूमेंट स्कैन होने हैं, डॉक्यूमेंट को स्कैनर पर रखते हैं और उनके कंप्यूटर में वो डिजिटल रूप में पहुंच जाते हैं। माइक्रोफोन, हम आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो माइक्रोफोन के जरिए हो जाएगा। और वेबकैम चित्र या वीडियो इनपुट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसके बाद आउटपुट, जो भी आपने इनपुट दिया है उसको प्रोसेस करके आपके सामने जो दिखाने कार्य करेगा वो आपका आउटपुट हो। जैसे आपने माउस से इनपुट दिया, वो किस में दिखेगा? वो हमारा मॉनिटर में दिखेगा। तो मॉनिटर हमारा क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। आपको तैयार रखना है तो माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये आखिर कौन सी डिवाइस है, किस डिवाइस के अंतर्गत आते हैं? इनपुट या आउटपुट, सिर्फ इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको डिवाइस याद रखनी है। जो 4-5 डिवाइस मैंने आउटपुट की लिखी हैं और 4 से 5 डिवाइस आपके इनपुट की लिखी हैं। पूछेगा क्वेश्चन तो इन्हीं से पूछेगा कि इनपुट डिवाइस कौन से आपसे देगा। जैसे आप उसने दिया प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर और स्कैनर, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो आप कहेंगे स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। तो 4 ऑप्शन आपके डिफरेंट देगा और एक ऑप्शन देगा जो आपको आंसर होने वाला है। तो प्रिंटर क्या आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सभी क्या है? ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद चलते हैं मेमोरी। क्योंकि आपने सारा काम तो कर लिया है, अब उसको मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको भी डेटा स्टोर करना है। तो कंप्यूटर में डेटा निर्देशों को स्टोर करने की क्षमता मेमोरी क्या कहलाती है? तो मेमोरी कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को स्टोर करने की क्षमता आपकी मेमोरी कहलाती है। मेमोरी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। जो रैम पूछ सकता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जो आपकी स्थायी मेमोरी होती है। कहने का मतलब है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। रैम का मतलब क्या होता है? आप कंप्यूटर पर कुछ भी कार्य करते हैं, जितना भी आप कुछ भी कार्य करते हैं वो सभी कार्य आपका रैम में जाता है। जो भी आप कंप्यूटर पर कुछ भी कार्य करते हैं वो सारा कुछ आपका रैम में जाता है। और जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, MS वर्ड खोल लिया हम, जैसे हम MS वर्ड खोला
उसमें आप देखेंगे जब मैंने MS वर्ड को खोला है तो उसमें हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं और अचानक लाइट चली जाती है और आपने उस कार्य को सेव नहीं किया है तो सारा कुछ हट जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपने कार्य किया है वो आपका रैम में सेव है, लेकिन आपका वो स्टोर नहीं हुआ है। कंप्यूटर भी जो भी कार्य करते हैं वो सारा कुछ हमारा रैम में सेव होता है, और अचानक लाइट जाने पर यदि लाइट चली जाती है और आपने उसको सेव नहीं किया है तो वो आपका हट जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइट जाने के बाद किसका डेटा ऑटोमेटिकली हट जाता है? तो जो आपका डेटा रैम में होता है वो सारा डेटा आपका हट जाता है। लाइट जाने के बाद कौन डेटा अपना स्वतः ही मिटा देता है? तो वो होता है आपका रैम। याद रखेंगे ये आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। और इसके बाद स्थायी मेमोरी आपकी ये रोम होती है। रोम आपकी एक स्थायी मेमोरी होती है जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। लाइट जाने के बाद भी आपका डेटा इसमें हम बना रहता है। याद इतना याद रखेंगे, लाइट जाने के बाद डेटा चला जाता है तो वो रैम का जाता है, और बना रहता है तो वो आपका रोम का बना रहता है। सेकेंडरी मेमोरी, इनको आप जानते होंगे, जैसे सबसे ज़्यादा आप पेन ड्राइव को जानते होंगे। पेन ड्राइव आपने नाम सुना होगा, CD DVD पहले चलती थी आपके, जो आपके CD कॉम्पैक्ट डिस्क और HDD हार्ड डिस्क का आपका प्रयोग होता है। जैसे आप CPU में आपके हार्ड डिस्क लगी होती है, SSD लगी होती है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी CPU की सबसे तेज वाली मेमोरी होती है। जो CPU की सबसे तेज मेमोरी होती है वो होती है आपकी कैश मेमोरी। यदि आपके सामने रजिस्टर आ जाएगा तो आप वहाँ पर रजिस्टर को बड़ी दे देंगे, क्योंकि कैश से बड़ी आप कैश से फास्ट कौन सी होती है? वो होती है आपकी रजिस्टर मेमोरी। यदि रजिस्टर नहीं है तो आपको वहाँ पर कैश सही आंसर हो जाएगा। कैश मेमोरी होती है ये CPU के पास तेज गति की वाली मेमोरी होती है और ये भी आपकी अस्थायी होती है। फिर चलते हैं हम हार्डवेयर की तरफ। यहाँ से आप हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक फिजिकल भाग जिन्हें हम छू और देख सकते हैं। मतलब कहने का, जिसको हम, जैसे आपका माउस है, माउस एक हार्डवेयर है। CPU क्या है? CPU का हार्डवेयर है। कीबोर्ड एक हार्डवेयर है। जिसको आप छू और देख सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, और जिनको आप सिर्फ देख सकते हैं वो क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब कहने का, जैसे आपका माउस कीबोर्ड है, ये आपका हार्डवेयर है, आप इसको दे भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। लेकिन आप MS वर्ड को क्या छू सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, सिर्फ देख सकते हैं। क्या आप गूगल क्रोम को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। आप छुएंगे, स्क्रीन को छुएंगे या आप मॉनिटर को छुएंगे, लेकिन आप गूगल क्रोम को नहीं छू सकते हैं। जैसे आपके सामने क्लास चल रही है, आप अपनी स्क्रीन को छू सकते हैं, लेकिन आप जो क्लास में क्वेश्चन जैसे मैं टिक लगा पा रहा हूँ, क्या आप लगा सकते हैं इसमें? तो आप बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। और साथ साथ कहने का मतलब है, जिसको आप छू और देख सकते हैं वो आपके क्या कहलाती हैं? वो आपके इनपुट कहलाती हैं, वो सॉरी हार्डवेयर कहलाती हैं जिन्हें छू और देख सकते हैं। और जिनको सिर्फ देख सकते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर कहलाती है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, CPU, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्डवेयर, मदरबोर्ड, ये सभी क्या हो गए आपके फिजिकल भौतिक डिवाइस होंगे। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग ये सारा आपके किसमें? हार्डवेयर होते हैं। और इसका सॉफ्टवेयर देखेंगे। सॉफ्टवेयर आपके ये, जैसे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे विंडो हो गई। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, विंडो खुलती है, तो क्या आप इसको छू सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं छू सकते। MS वर्ड, टैली, ये आपके जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, आप इनको छू नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर जिनको छुआ नहीं जा सकता। जो जिसको छुआ जा सकता है वो हार्डवेयर हो जाएंगे, जिनको नहीं छुआ जा सकता है वो क्या कहलाएंगे? वो हमारे हार्डवेयर कहलाएंगे। ट्रांसलेटर, क्योंकि कंप्यूटर क्या है? सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, वो होती है 01। और वर्तमान में आप देखेंगे कोबोल, फोर्ट्रान जैसी लैंग्वेज AI का प्रयोग हो रहा है, तो वो किसके जरिए आपके ट्रांसलेट होते हैं? तो वो आपके ट्रांसलेटर के जरिए आपके ट्रांसलेट होते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट में, ट्रांसलेटर, अनुवादक प्रोग्राम, जो आपकी असेंबली भाषा थे इसमें आप देखेंगे असेंबली भाषा, असेंबलर है। असेंबलर कार्य क्या होता है? तो आप कहेंगे जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी थी, इसमें हमारा असेंबलर का प्रयोग, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का प्रयोग हुआ। कंपाइलर पूछ सकता है आपको, याद रखना, कंपाइलर में पूरा प्रोग्राम एक बार में ट्रांसलेट करता है। जो पूरा प्रोग्राम है उसको एक बार में ट्रांसलेट करता है। मिस यदि पूरा आ जाए तो आपको कंपाइलर लगाना है, और लाइन बाय लाइन का है तो वो आपका लग जाएगा इंटरप्रेटर। लाइन दर लाइन ट्रांसलेट करना इंटरप्रेटर का कार्य होता है। और आप देखेंगे यदि पूरा का है तो वो किसका कार्य होता है? तो वो होता है आपका कंपाइलर का। इसके बाद आप ये पीढ़ियाँ हैं, इसमें थोड़ा कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो ये थे। जो पहली पीढ़ी थी, टाइम पीरियड, ये था वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ। और ये देखेंगे बहुत बड़ा, जो पहली जनरेशन कंप्यूटर, इनका आकार बहुत बड़ा था और इनको बिना AC के चलाना संभव नहीं था। और इसकी गति थी क्या थी? वो बहुत धीमी थी। जो पहली जनरेशन कंप्यूटर थे उसकी गति क्या थी? तो उसकी गति थी बहुत धीमी। इसकी वजह से जैसे जनरेशन बढ़ती गई है, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ी है वैसे वैसे क्या हुआ? आकार छोटा हुआ। आप देखेंगे कि अब आप छोटी टेबल में अपने कंप्यूटर रख सकते हैं, लेकिन पहले कंप्यूटर को रखने के लिए हमें एक कमरे की आवश्यकता पड़ती थी और उसको बिना AC के चलाना संभव नहीं था। इसके बाद देखेंगे जो दूसरी जनरेशन आई है, टाइम पीरियड ट्रांजिस्टर।
कम गर्मी और तेज गति। इसके बाद तीसरी जनरेशन आइस चिप, छोटे कंप्यूटर, छोटे आकार के कंप्यूटर। इसके बाद चौथी जनरेशन जो प्रेजेंट में माइक्रो प्रोसेसर और पीसी का विकास हुआ। और इसके बाद आपकी जो पांचवी जनरेशन है इसमें रोबोटिक एआई आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े कई काफ़ी देशों में जैसे चीन अमेरिका देशों में रोबोट काम करने लगे हैं, वर्तमान में रोबोट कार्य करने लगे हैं। और ये किसके जरिए? आपके एआई के जरिए हो रहा है, क्योंकि आपके कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन है। अभी तक सिर्फ 5 जनरेशन हुई है, इसके बाद अभी कोई भी जनरेशन नहीं आई है। इसके बाद चलेंगे भीम ऐप। आखिर भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा गया है। और क्योंकि हमें क्वेश्चन कैसे पता चलते हैं, आपका ये भी डाउट होगा, हमें क्वेश्चन इस प्रकार से पता चलते हैं जब आप ट्रिपल सी पेपर दे के आएंगे और आप भी 4 से 5 क्वेश्चन भेजेंगे, हमें किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, कितना कौन से कॉन्सेप्ट से पता था क्वेश्चन, इन्हीं के जरिए हम आपको पूरा बेसिक टू एडवांस आपको सारा कुछ यहाँ पर होने वाला है। भीम ऐप। आखिर भीम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। सबसे पहले आपकी ये इंपोर्टेंट है फुल फॉर्म कि भीम ऐप की फुल फॉर्म क्या होती है? तो भीम ऐप की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसको एनपीसीआई द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। किसको द्वारा लॉन्च किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 दिसंबर 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। यह यूपीआई तकनीक पर आधारित थी, जो सीधे बैंक खाते से आपका लेन देन करती थी। इसका मुख्य कार्य था पैसों को भेजना और प्राप्त करना, ये इसका मुख्य कार्य था। याद रखेंगे भीम ऐप का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। और इसका नाम, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो भीम ऐप है आखिर इसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर इनका नाम रखा गया था। भीम ऐप का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर इनका नाम रखा गया था भीम ऐप का। इसके बाद आईआरसीटीसी क्या होता है? इसमें आप घर बैठे रेलवे की सारी सुविधाएं ले सकते हैं। सुविधाएं मीन्स कहने मतलब है आपको जस्ट टिकट बुक करना है, आपको ट्रेन की जांच करनी है, ट्रेन में डब्बे है, खाली है नहीं है, वेटिंग है, सारा कुछ अपने मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन कीजिए, पासवर्ड डालिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए। और आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे सैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये आपकी आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म होती है। यह भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है, जो आपके 1999 में इसकी स्थापना हुई है। इसमें आप मुख्य कार्य क्या कर सकते हैं? आप इसमें अपने ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। आप अपने इसमें खान पान सेवा, जैसे आप सफर में जा रहे हैं, आपको जैसे लंबा सफर चाहिए तो आप इसमें, मतलब कहने का मतलब है ट्रेन से आपके संबंधित जो भी सुविधाएं होती हैं वो आपकी आईआरसीटीसी के अंतर्गत आपकी सारी सुविधाएं आपको वहां पर मिलने वाली हैं। और इसकी जो वेबसाइट होती है वो क्या होती है? इसकी वेबसाइट है वो है आपके www.irctc.con। मतलब आपका आई से इनसे क्या हो जाएगा? आई से आपकी ये वेबसाइट आपकी इंडिया की है। तो यहाँ पर आपकी जो भी थ्योरी थी, जो आपका पहला चैप्टर था, वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट करा दिया गया है बहुत ही आसान शब्दों में। आप एक बार इस क्लास को दोबारा 2x की स्पीड में देख लीजिएगा, विश्वास मानिएगा आपको ये सारे कॉन्सेप्ट और सारी थ्योरी बहुत ही अच्छे से याद होने वाली है। और उसके बाद आपको जो पीडीएफ है, पीडीएफ भी मिलेगा, एक बार उससे आप रिवाइज कर लीजिएगा। जो आपके यहाँ से अब एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखेंगे और सीधे आप लगा पाएंगे, क्योंकि आपने थ्योरी यदि आपने बहुत ही अच्छे से मन से पढ़ी है, आप देखेंगे अब आपके सामने 100+ क्वेश्चन है, आप देखेंगे सारे कुछ क्वेश्चन आपको विद इन सेकंड पता चल जाएंगे। कंप्यूटर जनक के रूप में, फादर ऑफ कंप्यूटर, आपको क्वेश्चन देखेंगे, जैसे देखेंगे वैसे आपका आंसर आ जाएगा। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर रूप में किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन, यहाँ पर भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन है, आप यहाँ पर तो पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी आप पूरा पढ़ कर आए हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? कमेंट करते चलेंगे, क्योंकि अभी अभी आप पढ़ कर आए हैं। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, आखिर वो कौन सा था? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो था आपका एनएक। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो था आपका एनएक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। फुल फॉर्म कमेंट करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये आपकी एनएक की फुल फॉर्म होती है। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है? ये भी अभी आप पढ़ कर आए हैं। एडसेक की फुल फॉर्म क्या होती है? ये फुल फॉर्म आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ? कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ? यदि आपने इस क्लास को मन से देखा है तो यकीन मानिए आप लगभग यहाँ 100+ क्वेश्चन है, जो आपके 100+ क्वेश्चन होने वाले, आप यहाँ पर 60-70 क्वेश्चन बिल्कुल देख कर ही कर सकते हैं, क्योंकि सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी प्रकार जैसे आपने थ्योरी पढ़ी तो आपको सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन कुछ जैसे आप कहते हैं कि सिर्फ
क्वेश्चन बस करवा दीजिए, लेकिन आप क्वेश्चन करते थे, क्वेश्चन से आप कम क्वेश्चन कर पाते। 100 क्वेश्चन, लेकिन आप पॉइंट देखेंगे लगभग आपने जो थ्योरी की है उसमें आपको 100 से अधिक पॉइंट हो सकते हैं जो आपके लिए एग्जाम में इंपोर्टेंट होंगे। आप देखेंगे ट्रांजिस्टर है आगे कौन सी पीढ़ी में हुआ, आप देखते ही लगा देंगे। तो ट्रांजिस्टर है उसका प्रयोग हमारे कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किया गया था। इसके बाद आपके पूछा गया है इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में हुआ। जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसका आविष्कार हमारी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हुआ। पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आपका किसका हुआ, आइस चिप का, और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग हुआ। आपको कमेंट करना है कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था। और इसका आविष्कार, आइस चिप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो आइस चिप का आविष्कार जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। आइस चिप कौन सी धातु की बनी होती है, जो आईसी चिप है आखिर वो कौन सी धातु की बनी होती है, तो जो आईसी चिप है वो हमारे सिलिकॉन की बनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। आपको डाउट था क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो क्वेश्चन आपके इस प्रकार से बनेंगे। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर इनपुट डिवाइस आप कहेंगे नहीं है, मॉनिटर इनपुट है नहीं है, स्पीकर इनपुट है नहीं है। आप सीधे ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर लेंगे, आपको वहां तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है, मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर क्या है, ये सभी आपकी आउटपुट डिवाइस है। जबकि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, ये आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सीपीयू। चलो सीपीयू थोड़ा बात कर लेते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में किस जाना जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का वह भाग जो अंकगणितीय और तार्किक ऑपरेशन करता है। जो कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो आपके अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है, आखिर वो क्या कहलाता है, तो वो आपका एएलयू कहलाता है। याद रखेंगे जो आपको सीपीयू घटक है, सीपीयू के 3 घटक होते हैं। पहला होता है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे सीपीयू होता है, सीपीयू के 3 घटक होते हैं एएलयू, सीयू और एमयू। ये आपके सीपीयू के 3 घटक होते हैं। आपसे पूछ सकता है सीपीयू के मुख्य 3 घटक एएलयू, सीयू, एमयू होते हैं। जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है, तो वो करता है आपका एएलयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस। जो मॉनिटर है आखिर किस प्रकार की डिवाइस होती है, जो मॉनिटर होती है हमारी यह एक आउटपुट डिवाइस है, ना तो इनपुट डिवाइस है। आप बिल्कुल कहेंगे ना तो प्रोसेसिंग है ना स्टोरेज है। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डेटा को हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देने वाली डिवाइस क्या है। जो भी आपने जैसे जो भी लिखा हुआ है उसको हार्ड कॉपी की बात चलिए तो हार्ड कॉपी में कौन कन्वर्ट करेगा, आपको कॉन्सेप्ट लोगों को पता है। सॉफ्ट कॉपी वो होती है जिसको आप छू सकते हैं, सॉरी सॉफ्ट कॉपी होती है जिसको आप सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। और हार्ड कॉपी वो होती है जिसको आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। वो आपके प्रिंटर द्वारा जब आपको प्रिंट आ जाएगा तो आपका आंसर होगा प्रिंटर। प्रिंटर क्या हो जाएगा आपका, हार्ड कॉपी देने वाला आउटपुट, वो आपका प्रिंटर कहलाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है। पूछा गया अस्थायी मेमोरी कौन सी कहलाती है, तो रैम होती है, वो आपकी अस्थायी मेमोरी कहलाती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है और इसमें आप देखेंगे कि रैम में बिजली जाने के बाद डेटा नष्ट हो जाता है। ये भी पूछ सकता है कि बिजली जाने के बाद डेटा किसका नष्ट हो जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका रैम कहलाता है। फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको अस्थायी मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। किस प्रकार की मेमोरी है, यह आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम किस प्रकार की मेमोरी है, वोलेटाइल, स्थायी मतलब होता है वोलेटाइल, सॉरी अस्थायी मतलब होता है वोलेटाइल, और नॉन वोलेटाइल मतलब अस्थायी। आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये रैम होती है वो वोलेटाइल होती है, जैसे रोम में क्या आता है ओ आता है, तो ओ आता है तो आपकी क्या हो जाएगी, नॉन वोलेटाइल हो जाएगी। ये आपकी अस्थायी में रोम होती है, वो होती है आपकी गैर अस्थायी। मतलब गैर अस्थायी मतलब क्या हो जाएगा, स्थायी मेमोरी के रूप में रोम को जाना जाता है। स्थायी मेमोरी के रूप में रोम को जाना जाता है। और इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, नॉन वोलेटाइल। मीनिंग थोड़ा आपको भी कंफ्यूज हो सकती है, जैसे वोलेटाइल मतलब अस्थायी और नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मेमोरी में सबसे छोटी इकाई क्या। जो मेमोरी होती है आखिर में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, तो मेमोरी में जो होता है
सबसे पहले मेमोरी के बारे में पूरा जान लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है मेमोरी का। सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। बिट में क्या आता है आपका 0 और 1। बिट में क्या आता है 0 और 1 आपका किस में आता है बिट में आता है। बिट से बड़ा क्या होता है बिट से बड़ा आपका बाइट होता है। बाइट से बड़ा क्या होता है बाइट से बड़ा केबी होता है। केबी से बड़ा एमबी होता है और एमबी से बड़ा जीबी होता है और जीबी से बड़ा क्या होता है केबी एमबी जीबी टीबी और टीबी से बड़ा क्या होता है वो आपका पीबी होता है। तो इस प्रकार से आपको ये कुछ मेमोरी होती है। इनमें आप जैसे याद रखेंगे सबसे छोटी मेमोरी क्या होती है तो याद रखेंगे वो होती है आपकी बिट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ सकता है कि 8 बिट बराबर क्या होता है। आप जैसे 1 बाइट पूछ रहा है तो 8 बिट बराबर 1 बाइट की होता है, याद रखेंगे 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1 बाइट। देखिए जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया वैसे तुरंत क्वेश्चन आ गया। 1 बाइट किसके बराबर होता है तो 1 बाइट आपका 8 बिट के बराबर होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1 KB। जो 1 किलो बाइट है आखिर ये कितने बाइट के बराबर होता है तो आपने देखा 1 बाइट बराबर क्या होता है तो 8 बिट होता है। और आपका 1024 बाइट बराबर 1024 बाइट बराबर क्या हो जाएगा तो 1024 बाइट बराबर क्या हो जाएगा 1024 बाइट बराबर आपका 1 केबी 1 किलो बाइट हो जाएगा। तो याद रखेंगे 1024 बाइट बराबर क्या होगा 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप 1024 को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 10 के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया। जो कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया स्टार्टिंग प्रोसेस क्या कहलाती है। कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया स्टार्टिंग प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है तो वो आपकी बूटिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया जो स्टार्ट प्रोसेसिंग कहलाता है वो क्या कहलाती है तो वो आपकी बूटिंग कहलाती है। आपसे पूछ सकता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया होती है आखिर वो क्या कहलाती है तो वो आपकी कहलाती है बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो वो आपका आप कहेंगे विंडो जी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मैक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जबकि जो MS वर्ड है ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जब आपको दूसरा चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको कराऊंगा अगले दिन। और जब पहली मैराथन क्लास है आपकी जो दूसरी मैराथन क्लास भी आने वाली है उसमें हम दूसरे चैप्टर को कवर करेंगे जिसमें हम सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स यूनिक्स विंडो OS एंड्रॉयड सारा कुछ कवर करेंगे जो आपके इंपोर्टेंट हो सकता है विथ थ्योरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर के संचालन संचालन मतलब ऑपरेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अधिक प्रयोग होता है। कंप्यूटर के संचालन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे आवश्यक होता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक आपका वो कंप्यूटर चलेगा नहीं। मतलब कहने का है कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे कंप्यूटर को चलने के लिए कितने ऑपरेटिंग सिस्टम या कम से कम किसकी आवश्यकता होती है तो कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। और वर्तमान में आप देखेंगे वर्तमान में अधिकतम कंप्यूटर में आपका विंडो ही पड़ी होती है। कहीं विंडो 7 कहीं 8 कहीं 10 कहीं 11 और कहीं आपकी जो 12 तो आने वाली अभी आई नहीं है तो विंडो 7 पड़ी मिल सकती है, 8 मिल सकती है, 10 मिल सकती है और विंडो 9 आपकी अभी इसका आविष्कार नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है GUI आधारित GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था आखिर वो कौन सा था तो GUI आधारित पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था आपका जीरोक्स अल्टो। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है। कैश मेमोरी होती है आखिर ये कहाँ स्थित होती है कंप्यूटर में। जो कैश मेमोरी होती है ये हमारे CPU और मुख्य मेमोरी जो रैम होती है उसके बीच स्थित होती है। याद रखेंगे जो कंप्यूटर में कैश मेमोरी होती है आखिर ये कहाँ स्थित होती है तो कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी होती है वह है CPU और किसके बीच रैम के बीच स्थित होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें जॉयस्टिक किस प्रकार की डिवाइस जॉयस्टिक है आखिर ये किस प्रकार की डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट, स्टोरेज, नेटवर्क। जो आपकी जॉयस्टिक होती है ये आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है। जॉयस्टिक किस प्रकार की डिवाइस है जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है थोड़ा स्पीड जल्दी हो सकती है क्योंकि आप देखेंगे थ्योरी हम पूरी कर चुके हैं। इसके बाद आता है आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर। पूछा गया है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है आखिर किस प्रकार का प्रिंटर। जो प्रिंटर होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और इसके बाद जो आपके
प्रिंटर आपके दो प्रकार होते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। उसका जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका लाइन प्रिंटर और दूसरा होता है आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो यहाँ पर पूछा गया था जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है आखिर किस प्रकार के प्रिंटर है, तो ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आ जाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कौन सा आता है, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसमें आपका जो लेजर प्रिंटर आता है जो वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन की गुणवत्ता, जो प्रिंटर की गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग करते हैं। जो प्रिंटर की गुणवत्ता मापनी है, प्रिंटर की क्वालिटी मापनी है, आखिर उसके लिए हमें कौन सी यूनिट का प्रयोग करना होगा, तो प्रिंटर की गुणवत्ता को मापने के लिए हम DPI, डॉट पर इंच का प्रयोग करते हैं। प्रिंटर की गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग करते हैं, तो DPI का प्रयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। ये फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा पोर्ट मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ता है। मॉनिटर को कंप्यूटर से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो मॉनिटर से कंप्यूटर को जो पोर्ट जोड़ता है वो होता है आपका BGA। मॉनिटर जो पूछा, मॉनिटर जैसे आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, जो आपकी डिस्प्ले हो गई, और डिस्प्ले से जो आपका CPU रखा हुआ है उससे आपको कौन सी केबल जोड़ता है, तो वो होती है आपकी BGA केबल। वो कौन सी केबल होती है, वो आपके BGA केबल के माध्यम से ये HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये आपके BGA वीडियो ग्राफिक्स एरे के माध्यम से आपके ये जोड़ा जाता है। CPU से मॉनिटर को BGA केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है। इसमें आपकी दो केबल होती हैं, एक होती है आपकी BGA केबल और दूसरी होती है पावर केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ फुल फॉर्म देखेंगे, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और BGA की फुल फॉर्म क्या होती है, BGA की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर। माउस हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन से पोर्ट का प्रयोग होता है। जो आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, आखिर इनको जोड़ने के लिए कौन से पोर्ट की आवश्यकता होती है, तो आप देखेंगे जो आपका चार्जर होता है वो उसमें भी एक पोर्ट होता है। ये सभी आपके पोर्ट क्या कहलाते हैं, USB पोर्ट कहलाते हैं। ये सभी कौन से प्रकार के पोर्ट होते हैं, ये सभी आपके USB पोर्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और USB की फुल फॉर्म जान लेंगे। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB की फुल फॉर्म क्या होती है, तो USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। और USB एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस है जो विभिन्न बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग होता है। तो अभी आप याद रखेंगे, माउस, कीबोर्ड किस में जोड़े जाते हैं, वो आपके USB पोर्ट में जोड़े जाते हैं। और जब चार्जर होता है, चार्जर में जो एडाप्टर आप कहते हैं जिसमें आपकी केबल कनेक्ट होती है, वो भी आपका एक USB पोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS। जो BIOS होता है, आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जो BIOS होता है इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है। और ये कहाँ स्टोर होता है, जो आपका BIOS होता है ये आपका रोम में स्टोर होता है। और इसका कार्य होता है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे, तो अब जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आप देखेंगे जैसे आपने CPU का बटन प्रेस किया, वैसे आपका माउस कीबोर्ड में तुरंत लाइट आएंगे और बंद हो जाएंगी। तो इसका काम होता है कि जो उसमें आपके CPU में कनेक्ट हैं, जितने जो भी माउस कीबोर्ड जो भी कनेक्ट है, उनकी जांच करना कि ये आपके ढंग प्रकार से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो ये आपका रोम होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। आप इसको देखेंगे, BIOS एक फर्मवेयर है जो कंप्यूटर को बूट करने और हार्डवेयर को इंटेलाइज करने में आपके लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, 1024 GB बराबर ये किसके बराबर होता है। 1024 गीगाबाइट होता है, आखिर किसके बराबर होता है, जी आपका 1 GB से बड़ा क्या बताया था मैंने, GB से बड़ा TB होता है, KB MB GB TB। तो आप यहाँ पे इतना रखेंगे, सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है आपकी बिट, बिट से बड़ा बाइट, बाइट से बड़ा किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट, और गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट, टेराबाइट से बड़ा पेटाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वह सॉफ्टवेयर, आप यहाँ पर देख सकते हैं जी, यहाँ पर जो छोटी यूनिट होती है आपकी, जैसे आपका ये क्या हो गया, बिट, सबसे छोटा क्या हो गया, सबसे छोटा आपका बिट हो गया, बिट से बड़ा बाइट, बाइट से बड़ा किलोबाइट, KB से बड़ा MB, MB से बड़ा GB, GB से बड़ा TB, और TB से बड़ा PB। और इसमें इतना याद रखेंगे कि जो आपका 1 GB से KB होता है 1024, 1024 KB बराबर MB, 1024 MB बराबर GB 1 GB, और 1024 GB बराबर 1 TB, 1024 TB बराबर क्या होता है, 1 PB होता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। इस प्रकार कुछ इकाइयाँ होती हैं, बिट, बाइट, KB, MB, GB, TB, PB, ये आपकी बढ़ती क्रम में इकाइयाँ दी हुई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वह सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करता है वो क्या कहलाता है। तो वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के संसाधन रिसोर्स को प्रबंधित करता है वो क्या कहलाता है। तो वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मल्टीटास्किंग का क्या अर्थ। मल्टीटास्किंग होता है आखिर इसका क्या अर्थ होता है। तो मल्टीटास्किंग का अर्थ होता है एक ही समय में एक से अधिक प्रोग्राम चलाना। एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम चलाना, ये आपका मल्टीटास्किंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका लाइनक्स है। लाइनक्स है आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर को बिजली बंद के बिना रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। कंप्यूटर को बिजली बंद के बिना जैसे आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो आखिर वो क्या कहलाता है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वो कहलाता है आपका वार्म बूटिंग। कंप्यूटर को बिजली बंद किए बिना रीस्टार्ट करना, जैसे आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देते हैं आखिर वो किस प्रकार की बूटिंग में आ जाता है। जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आपका बूटिंग कहलाएगा, और वो वार्म बूटिंग क्या कहलाएगा। जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो वो आपका वार्म बूटिंग कहलाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है। तो स्कैनर एक आपकी एक इनपुट डिवाइस, अभी आप पढ़ कर आए हैं। स्कैनर एक क्या है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सीपीयू में किसका प्रयोग होता है। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सीपीयू में किसका प्रयोग होता है। तो वो होता है आपका बस का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कीबोर्ड की, जो कीबोर्ड में आपके बटन होते हैं उसमें आपकी फंक्शन की होती हैं। फंक्शन की कितनी होती हैं। तो कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती हैं वो होती हैं 12। F1 से लेकर F12 तक ये आपकी टोटल फंक्शन की होती हैं। F1 F2 F3 ये क्या है, ये आपकी फंक्शन की होती हैं। कितनी होती हैं, इतना याद रखेंगे, फंक्शन की होती हैं जो टोटल आपकी 12 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबकीय सहायी वर्णन पहचान मैग्नेटिक एंड कैरेक्टर रिकग्निशन का प्रयोग कहाँ होता है। जो MICR है आपसे सीधा पूछ सकते हैं। MICR का प्रयोग ये आपकी MICR होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक एंड कैरेक्टर रिकग्निशन। फुल फॉर्म याद रखेंगे। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक एंड कैरेक्टर रिकग्निशन। ये किस प्रकार की डिवाइस होती है। यह आपकी एक इनपुट डिवाइस है। MICR ये आपकी एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कहाँ होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से बैंकों में होता है, वो भी चेक के लिए। जो आपकी चेक होती हैं उनको पढ़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मॉनिटर पर जो आउटपुट प्रदर्शित होता है वो क्या कहलाता है। मॉनिटर होता है, जैसे अब मॉनिटर है आखिर उस पर जो आउटपुट प्रदर्शित होता है वो किस प्रकार होता है। वो होता है आपका सॉफ्ट कॉपी, जिससे आप सिर्फ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है निम्न में से। आप कहेंगे रैम, जी आपका प्राइमरी के अंतर्गत आ जाता है। कैसी प्राइमरी की, मदरबोर्ड तो है ही नहीं। हार्ड डिस्क HDD और हार्ड डिस्क ड्राइव जी आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आखिर एक किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो CD है ये हमारी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। CD किस प्रकार की ऑप्टिकल डिवाइस है। तो CD हमारी है CD हमारी ऑप्टिकल डिवाइस होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जैसे आप CD DVD ब्लू-रे डिस्क ये आप सभी किसके अंतर्गत आ जाती हैं। ये हमारी ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यह कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम वाले आ चुके हैं, तो आप यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होइएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके एंटीवायरस होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI का पूर्ण रूप क्या होता है। GUI होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप कहेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है BIOS का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। BIOS होता है, इसका फुल फॉर्म सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर को बूट करना और हार्डवेयर को इंस्टॉल करना ये आपका BIOS का कार्य होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो सभी को PDF की ज़रूरत थी। सभी स्टूडेंट कमेंट था कि PDF कहाँ मिलेगा। तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे मोर का ऑप्शन आएगा, मोर पर क्लिक करेंगे आपके सामने मैराथन क्लास भी आ जाएंगी। जो मैंने एक साथ मैराथन क्लास जैसे 600 क्वेश्चन की, 500 क्वेश्चन, 1100 क्वेश्चन की, जिसमें सारा कुछ
चैप्टर कंप्लीट कराए हैं, तो आप उनको देखना चाहें देख सकते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि उसमें हमने सारे चैप्टर कंप्लीट कराए हैं। तो जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर इस जे आपका वीडियो को लगभग 3-4 घंटे बाद आपको, मतलब कहने का मतलब है आज शाम तक आपको उसके PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो एक बार आप क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि PDF तो आपको बहुत, आप जितने कहेंगे उतने PDF दे देंगे, लेकिन PDF से मतलब नहीं होता है। मतलब जो होता है, आप एक बार क्लास को देख लीजिएगा। क्लास को देखने के बाद यदि आप एक बार क्लास को पूरा देख लेते हैं और उसके बाद PDF को पढ़ते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब आप क्लास देख लेंगे और उसके बाद आप PDF से रिवाइज करेंगे, आपका रिवाइज हो जाएगा। यदि आप PDF से देखना चाहेंगे तो आप, तो फिर तो आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, सब कुछ है, आप कितने सारे पढ़ जाइए, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप एक बार क्लास को देख लेते हैं, और एक बार यदि आपको समझ में नहीं आता, जो आप क्वेश्चन है, मेरे कहने से एक बार क्वेश्चन आप सिर्फ एक बार पढ़िए, बगैर उससे पढ़ लीजिएगा, लेकिन थ्योरी को आप एक बार 2x की स्पीड में देख लीजिएगा, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत से कंटेंट ढूंढ कर बना रहे हैं, तो आपसे छोटा सा एक मोटिवेशन रहता है, आपका एक सब्सक्राइब ही हमारा पूरी मेहनत होती है, कि आपने एक सब्सक्राइब कर लिया, एक शेयर कर दिया और एक प्यार से लाइक करके कमेंट कर दिया। ये सिर्फ आपसे इतना से मांगा जा रहा है, बकाया आपसे ना तो कोई पैसा मांगा जा रहा है कि आप इतना पैसा पेमेंट कीजिए, कुछ नहीं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सुपर चैट कर देते हैं, तो उनका दिल से थैंक्स बहुत ज़्यादा। और इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूरे होने वाले हैं 100+। तो आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपने टोटल 100 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं थ्योरी पढ़ने के बाद। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है। पूछा गया है, वही मशीन जिसमें पंच कार्ड का प्रयोग हुआ था, जो पहली बार चार्ल्स बेबेज द्वारा कल्पना की गई थी, आखिर पूछने का मतलब है जो पंच कार्ड मशीन है, आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। जो पंच कार्ड मशीन का आविष्कार जो किया गया था, आखिर चार्ल्स बेबेज द्वारा, मतलब जो चार्ल्स बेबेज द्वारा पहले कंप्यूटर बनाया गया था, जो चार्ल्स बेबेज द्वारा फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। और पंच कार्ड का प्रयोग किसमें हुआ था, तो वो चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया जो आपका एल्डेर कंप्यूटर है, उसमें आपका पंच कार्ड तकनीक का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। इसका आंसर आप सभी कमेंट करेंगे, मैं इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लगभग 2 से 3 बार में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग शुरू हुआ, तो आप कमेंट में इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे, इंटेल 4000 जो पहला प्रोसेसर था वो कौन सा था। जो पहला प्रोसेसर था वो था आपका इंटेल 4004। विश्व का पहला प्रोसेसर इंटेल 4004 था। और यदि आपसे पूछे भारत का पहला प्रोसेसर कौन सा था, तो भारत का पहला प्रोसेसर था वो था शक्ति। याद रखेंगे, भारत का पहला प्रोसेसर था शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, CPU में CU का कार्य क्या होता है। जो CPU होता है, CPU के मैंने 3 घटक बताए थे, ALU CU MU। आखिर उसमें CU होता है, CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होता है। आखिर इसका कार्य क्या होता है, तो कंट्रोल, कहीं ना कहीं कंट्रोल की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका नियंत्रण किया जा रहा है। तो कंप्यूटर के सभी घटकों के बीच संचालन, समन्वय और नियंत्रण करना, ये कंप्यूटर में CPU होता है। CPU के अंदर जो CU होता है, ये उसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, आपके सामने थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, आप इसको PDF में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम शेयरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो टाइम शेयरिंग होती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो टाइम शेयरिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है एक ही CPU पर एक ही समय में कई उपयोगकर्ता, मतलब टाइम शेयरिंग मतलब कई उपयोगकर्ता का काम करने की अनुमति आपके टाइम शेयरिंग कहलाती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन होती है आखिर एक किस प्रकार की डिवाइस होती है। जो टच स्क्रीन होती है, यह आपकी एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होती हैं। आप कहेंगे इनपुट और आउटपुट कैसे, जैसे मैं आपकी देखेंगे टच स्क्रीन आपके ये किस प्रकार इनपुट और आउटपुट दोनों हो जाएंगी। आपके इसमें आवाज़ बाहर आ रही है, जो स्पीकर, इसमें स्पीकर लगा हुआ है, वो स्पीकर आपको आवाज़ बाहर दे रहा है, तो वो आपका आउटपुट काम कर रहा है। और आप इसमें टच कर रहे हैं, टच करके आप इसको इनपुट दे, जैसे आपको यूट्यूब खोलना है तो आप टच कर पा रहे हैं, आपको वीडियो पॉज करना है, बंद करना है, तो आप इसमें क्लिक कर पा रहे हैं, तो वो आपको इनपुट के रूप में भी कार्य कर रहा है और आउटपुट के रूप में। तो इनपुट और आउटपुट ये दोनों डिवाइस है, टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, प्लास्टिक कार्ड पर लिखे डेटा को पढ़ने के लिए, जैसे आपको एक प्लास्टिक कार्ड है उसको पढ़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता है। प्लास्टिक कार्ड, जैसे आपका प्लास्टिक कार्ड है, उसको पढ़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता है, वो होता है आपका मैग्नेटिक स्टेप रीडर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, उच्च गति पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए
किस केबल का प्रयोग होता है जो उच्च गति पर हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफर करने के लिए वो होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है? ये क्वेश्चन आपका नेटवर्क से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डीओएस। डीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीओएस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का इंटरफेस प्रदान करता है? ये आपका जो डीओएस होता है ये आपका CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या आपका कमांड लाइन इंटरफेस के रूप में ये आपका कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में डेटा पर काम करते समय डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर कहाँ होता है? जो डेटा अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? जो भी आप कंप्यूटर में काम करते हैं, जैसे मैंने बताया था, आप कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं वो सारा डेटा हमारा कहीं ना कहीं स्टोर होता है। आपने उसको सेव किया हो नहीं किया हो फिर भी डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है। वो होता है आपका रैम में, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करते हैं वो सारा डेटा आपका रैम में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर को दिए गए निर्देश के समूह को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में दिए गए निर्देश के समूह को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में दिए गए निर्देश के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। कंप्यूटर को दिए गए निर्देश के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आपका प्रोग्राम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया? जो माइक्रो प्रोसेसर है आखिर इसका आविष्कार किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार वो किया गया था आपका IBM, सॉरी, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जिसमें आपको बताया था इंटेल। जो पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी इंटेल 4000 था, किसके द्वारा? तो वो आपका इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी द्वारा? तो इंटेल कंपनी द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और कब किया गया था? सन 1971 में। और जो पहला प्रोसेसर था वो था आपका इंटेल 4004। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पहला गणना करने वाला उपकरण, जो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? पहला गणना करने वाला यंत्र कौन सा था? जो पहला गणना करने वाला यंत्र था वो था आपका अबेकस। पहला गणना करने वाला यंत्र, याद रखेंगे, पहला गणना करने वाला यंत्र पूछ रहा है तो पहला गणना करने वाला यंत्र आपका अबेकस है। और यदि आपसे पूछे पहला इलेक्ट्रॉनिक यंत्र कौन सा है तो वो आपका आ जाएगा ENIAC। यदि गणना यंत्र पूछे तो अबेकस और इलेक्ट्रॉनिक पूछ ले तो आपका ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में हुआ? ये क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे से पता है और इसको कमेंट करना है कि जो वैक्यूम ट्यूब है आखिर इसका प्रयोग कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में किया गया और कौन सी जनरेशन में किया गया, आखिर उस जनरेशन का टाइम पीरियड क्या होने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब है आखिर उसका आविष्कार, जो वैक्यूम ट्यूब है किस जनरेशन में इसका प्रयोग किया गया और उस जनरेशन का टाइम पीरियड कितना था। देखते हैं कितने स्टूडेंट ने अभी तक इसको, किस क्लास को बहुत ही मन से देखा है। जिसने क्लास को मन से देखा हुआ सिर्फ वही कमेंट कर सकता है और वही बता सकता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट आते हैं छोड़ के चले जाते हैं उनको, उन्होंने सोचा अरे ऐसे ये पढ़ा दिया क्या मतलब कोई, लेकिन जो स्टूडेंट बात तक जुड़ा रहता है सिर्फ उसी को पता चलता है कि क्लास की अहमियत क्या होने वाली है। आपने देख लिया, उनका 2x में देख लिया, कुछ समझ में आए ना आए कोई मतलब नहीं है, बस उन्होंने कहा हमने क्लास देख ली, बाद में यही कहेंगे सर हम फेल हो गए हैं, ये हो गए वो हो गए। जो स्टूडेंट खुद से लगता है, जब आप कोई परीक्षा देने जाते हैं आपको खुद से एक बार फील होता है, जब आपको परीक्षा पास होनी थी खुद से फील हो जाता है कि हम इसमें परीक्षा पास हो जाएंगे। क्यों फील होता है? क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत की होती है। और जो व्यक्ति एक दिन पढ़ लेगा वो सोचेगा सिर्फ हम एक क्लास पास हो जाए, हमने 1 घंटे क्लास देख ली सर की और सर से हमने आपकी क्लास देख ली थी, वो क्लास देख रहे हैं और आपका मन कहीं लगा हुआ, आपने बगल में दूसरा मोबाइल आपका, आपने उसमें और कुछ रख लिया, आप खाना खा रहे हैं और आप मन लगा खाना खाने में और आपने क्लास को भी 2x में कर लिया है। अब क्या समझ में आएगा? मन से पढ़िए, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने ये कंप्लीट किया है और हम 100% श्योर हो जाएंगे। कहते हैं अपना 100% पूरा दो और उसके बाद क्या होता है, फेल पास कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। सबसे बड़ा होता है कि हमें जो ज्ञान मिला वो आपका पर्याप्त होना चाहिए। फेल पास तो चलता ही रहता है, कभी आप फेल होते हैं कभी पास होते हैं, लेकिन अपना 100% देने के बाद यदि आप फेल होते हैं तो आपको ज़्यादा दुख होता है। आप देखें कुछ स्टूडेंट रोते हैं कि हम फेल हो गए, रोते हैं, सिर्फ वही रोता है जिसने शिद्दत से मेहनत की होती है। वो स्टूडेंट कभी नहीं रोता है जिसने 4 दिन मेहनत की हो और वो फेल हो जाए, क्योंकि उसको पता था कि मैंने 4 दिन मेहनत की है, मैं फेल हो गया। सिर्फ इसलिए आप अपने मेहनत पर लगन से कीजिए, यकीन मानिए आप बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी ग्रेड से पास होंगे। बस एक बार धैर्य बना के क्लास को अच्छे से देखिए और इसके बाद जो भी आपको कंटेंट दिया रहा है उसको पढ़िए। आपको सारे चैप्टर के साथ मिक्स प्रैक्टिस है और आपके लिए मैथन क्लास भी इस पर सलाह दी जाएगी। यदि आपकी गुजारिश होगी कि एक बार लास्ट में रिवीजन करा दीजिए, तो उसके लिए हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। और आपकी सफलता ही हमारा एक मोटिवेट होता है कि जब आप सफल होते हैं तो हमारे लिए, आप कभी सफल होंगे तो आप कहीं हम वहाँ से पढ़ गए थे, कभी ना कभी हमारा नाम होता है कि चलो हमसे पढ़ा हुआ कोई स्टूडेंट आज चलो कम से कम कामयाब तो हुआ है।
तो हमारा इतना ही सही मोटिवेशन रहता है कि आपकी हमारी जो मेहनत होती है, इतनी मेहनत करते हैं, वो मेहनत हमारी कोई मान नहीं होती है। यदि आप सफल हो जाते हैं तो वो मेहनत हमारे लिए सक्सेसफुल हो जाती है। तो आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर देना है। जो भी ट्रिपल सी परीक्षा को बहुत ही अच्छे से ग्रेड से पास करना चाहते हैं और बिल्कुल पूरा कंटेंट फ्री में पाना चाहते हैं, तो गरीब बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। सबके लिए मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, ये अभी तक नहीं किया है। पूछा गया है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में करेंगे। आप जिनने क्लास देखी होगी वो तुरंत देखते ही कमेंट करने कर दिया हुआ है। चलो इसका आंसर जो सही है, पांचवी पीढ़ी भी आप देख पढ़ कर आए हैं। पांचवी पीढ़ी में कौन सा तकनीक पर हुआ है, तो इसका भी आप देखेंगे। आप जैसे मैंने आपको ULSI के बारे में नहीं बताया, लेकिन AI के बारे में आपको बताया है। तो आपको सिर्फ ऑप्शन को देखना है। आपको पता है ट्रांजिस्टर नहीं हो सकता है, आई स्टेप नहीं हो सकता है, BLSI आपको जैसे BLSI और ULSI में कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन AI दे दिया गया है। तो आप यहाँ पर डाट लगा सकते हैं AI हमारा कौन जनरेशन में था, तो AI हमारा 5वीं जनरेशन में था। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ULSI की फुल फॉर्म याद कर लेंगे। और इसका भी आविष्कार आपकी कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में हुआ था, जिसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन ये आपका ULSI का फुल फॉर्म होता है। और BLSI ये आपकी कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में BLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आपका BLSI। और अल्ट्रा पूछे तो 5वीं, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये आपकी चौथी पीढ़ी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत। कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो अस्थायी के लिए हम रैम का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है BIOS किस में स्टोर होता है, तो वो आपका रोम या EPROM में स्टोर होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा कि यहाँ से आप एक फुल फॉर्म देखेंगे। ये फुल फॉर्म आपके लिए, आप इसमें आप 4 से 5 फुल फॉर्म, 4 फुल फॉर्म बनती हैं। वो कौन सी? सबसे पहले रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। EPROM का फुल फॉर्म होता है EPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। और डबल EPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले रोम का फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी, PROM का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, EPROM का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। और डबल EPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई भी आपसे फुल फॉर्म पूछेगा, ये आप एक बार में बता सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डेटा की सबसे छोटी बिट, जो डेटा की सबसे छोटी बिट होती है, आखिर इसका अर्थ क्या होता है? तो एक बिट आपका 0 और 1 से मिलकर आपका एक बिट का निर्माण होता है। आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो BIT होता है बिट, जिसको कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो बिट होती है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1 GB में कितने मेगाबाइट होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए वैसे बनना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि 1 GB से छोटा क्या होता है, GB से छोटा आपका MB होता है। और जब आप GB में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टोटल आपको 1024 MB लगाने पड़ेंगे। कितने MB लगाने पड़ेंगे? टोटल 1024 MB का यूज करना होगा, तभी आपका 1 GB का निर्माण होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? जो प्राइमरी मेमोरी है वो आपकी रैम रोम होती है, आपके हार्ड डिस्क के DVD पेन ड्राइव, ये आपकी किस मेमोरी के अंतर्गत आ जाएंगी? ये आपके सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का प्रयोग OMR शीट को चेक करने के लिए होता है? जो OMR शीट को चेक करने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता है? जब आप ऑफलाइन पेपर देने जाएंगे, कोई आपका गवर्नमेंट जॉब होगा, तो उसमें जब आप जैसे आप BA BSc कर रहे हो, तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर होता है, तो आपके हार्ड कॉपी में OMR शीट में होता है। उसमें आपको चेक होता है, क्या आप सोचते हैं हाथ से चेक करते होंगे, आपने एक गोला भरा, बी गोला नहीं, वो मशीन से चेक करते हैं, जिसका नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रिंटर जो एक बार में केवल एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, जो एक प्रिंटर है जो केवल एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, प्रिंटर सिर्फ एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, तो वो आता है आपका कैरेक्टर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आधी ज़्यादा क्लास आपकी हो चुकी है, थोड़ी और बची है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर जुड़ा रहना है। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या? जो CPU होता है, आखिर इसमें कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है? जो CPU होता है उसमें कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को निर्देशित करना। ये आपका CPU का कार्य होता है। इस कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की बात की जा रही है, तो वो आपका
CU का कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है माउस, माउस के इन्वेंटर, आखिर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ड द्वारा। माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ड द्वारा। याद रखेंगे, माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ड द्वारा किया गया था। और कीबोर्ड का पूछे तो कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर शॉकली द्वारा किया गया था। कीबोर्ड का आविष्कार कीबोर्ड क्रिस्टल, माउस डगलस एंजल वर्ड। याद रखेंगे, माउस डगलस एंजल वर्ड, कीबोर्ड क्रिस्टोफर। कीबोर्ड में टोटल 104 बटन होते हैं। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो टोटल कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। जो आपके गेमिंग वाले होते हैं उसमें ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें टोटल आपके 104 बटन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मॉनिटर पर रेजुलेशन। मॉनिटर को जो रेजुलेशन होता है अगर उसको किस में मापा जाता है? मॉनिटर के जो रेजुलेशन होता है अगर उसको किस में मापा जाता है? उसको पिक्सल में मापा जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ईथरनेट पोर्ट किस उद्देश्य के लिए प्रयोग होता है? जो ईथरनेट पोर्ट होता है, जैसे अभी आप USB पोर्ट पढ़ कर आए हैं, जिसमें आप माउस को कनेक्ट कर रहे थे, कीबोर्ड को कनेक्ट कर रहे थे, आप अपने डाटा केबल को कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो आपका ईथरनेट के पोर्ट होता है आखिर ये किसके लिए प्रयोग होता है? जो आपका ईथरनेट प्रयोग होता है वो आपका इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट केबल कनेक्शन के लिए। यदि आप अपना जैसे नॉर्मल तो आप वाईफाई यूज करेंगे, हॉटस्पॉट या वाईफाई की मदद से कनेक्ट करेंगे, लेकिन आप केबल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ईथरनेट पोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मेमोरी में निबल कितने बिट का होता है? जो मेमोरी में जो निबल होता है, मैंने आपको निबल के बारे में नहीं बताया, लेकिन निबल इसके अंतर्गत ही आता है। चलो वो भी बता देता हूँ। जो निबल मिस कहने का मतलब है, मैंने इसमें बहुत ही मेहनत की है। कोई डाउट अगर कोई क्वेश्चन आपका थ्योरी में छूटा हो तो उसको यहाँ पर पूरा कंप्लीट कराया गया है। एक निबल होता है, जैसे आपका आपने पढ़ा अभी 8 बिट बराबर क्या होता है? 8 बिट बराबर आपका 1 बाइट होता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट हो गया। और 4 बिट बराबर क्या होता है? 4 बिट बराबर आपका क्या हो जाएगा? 4 बिट बराबर आपका एक निबल हो जाएगा। याद रखेंगे, 4 बिट बराबर क्या हो जाएगा? 4 बिट बराबर आपके एक निबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। और यदि आपसे पूछे कि 2 निबल बराबर क्या होता है, तो 2 निबल बराबर क्या हो जाएगा? आपका 1 बाइट हो जाएगा। याद रखेंगे, 2 निबल बराबर 1 बाइट हो जाएगा, क्योंकि एक निबल में 4 बिट होते हैं। और जब आपके 2 निबल होंगे तो 4 दूनी 8 बिट हो जाएंगे। 8 बिट बराबर मतलब यहाँ पे आप थोड़ा समझेंगे, 8 बिट बराबर 2 निबल, और 2 निबल बराबर क्या होता है? 2 निबल बराबर 1 बाइट होता है। कॉन्सेप्ट सीधे सीधा है, आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है CDRW का पूर्ण रूप क्या होता है? CDRW है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। CDRW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CDRW का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CDRW का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CDRW का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वह सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को बनाए रखने और उसको सुधारने में मदद करता है। वह सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को बनाए रखने और उसको सुधारने में मदद करता है, वो कौन सा होता है? तो वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है MS-DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? जो MS-DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस है? ये आपका केवल CUI कमांड यूजर इंटरफेस, मतलब कहने का है इसमें सिर्फ आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे आप वर्तमान में विंडो यूज कर रहे हैं उसमें आप ग्राफिक्स, फोटो एडिट सब कुछ कर सकते थे, लेकिन जो आपका MS-DOS था सिर्फ यह कैरेक्टर का यूज करता था। इसमें आपको फोटो, इमेज ऐसी नाम की कोई चीज़ नहीं प्रयोग होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना आपका वार्म बूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है यहाँ पर कि BCR की फुल फॉर्म क्या होती है? जो आपका BCR, आखिर BCR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो BCR की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर, और यह आपका एक इनपुट डिवाइस है। BCR क्या है? तो BCR एक आपका एक इनपुट डिवाइस है। जैसे आप मॉल में जाते हैं, आप कभी मॉल में गए होंगे शॉपिंग करने, नहीं गए हैं तो आप जा सकते हैं। जब आप मॉल में शॉपिंग करने जाएंगे आप ढेर सारा सामान लाएंगे, आपके पास ढेर सारे पैसे हैं, आप ढेर सारा सामान अपनी बॉगी में रख लाए, आपने अपने कुछ सामान जैसे ले लिया और रख लाए, आपसे वो कुछ नहीं करेगा, ना आपसे पूछेगा। वो क्या करेगा, आप जो भी आप सामान लिया हो आप उसको काउंटर में रख देंगे, वो क्या करेगा, उसमें चिट लगी होगी, उसको BCR उठाएगा, बार कोड रीडर स्कैन करते जाएगा और उसका अमाउंट उसी कंप्यूटर में डायरेक्ट जाता जाएगा। ना तो वो आपसे पूछेगा क्या सामान लिया क्या नहीं, जो भी आप लाए हैं सारा कुछ ले लेगा। और ना से उसमें आप पैसे तो वहाँ पर कम होते नहीं, क्योंकि वहाँ पहले टिक लगे होते हैं,
टैग लगे होते हैं कि उसमें ये इतने का है, और वो तुरंत आपको BCR मशीन उठाएगा और सीधे स्कैन कर देगा। आप देखोगे वो स्कैन सीधे स्कैन करता है और सीधे आपका अमाउंट बिल बन जाता है। तो वो आपको BCR के माध्यम से होता है। यह एक इनपुट डिवाइस है। पूछा गया है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना ये किसका कार्य होता है, ये आपका मॉडेम का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर होगा। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। यहाँ से आपके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पहले चैप्टर से आउट ऑफ है, जैसे आपका जो मॉडेम हो गया। जब आपके सारे नेटवर्क क्वेश्चन, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन इसलिए रख दी थी ऐसे कि आपको भी थोड़ा वो होता है कि आपने तो चार्ल्स वेवे जो पहले चैप्टर को पढ़ के थोड़ा तो 10 बार क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सोचने में मजबूर करें, इसके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया जो आपके कीबोर्ड से है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट कौन सी की होती हैं, ये आपके मॉडिफायर की होती हैं। आप इनका अकेले यूज नहीं कर सकते। क्या आप शिफ्ट बटन दबाने से कुछ कार्य कर सकते हैं तो कुछ नहीं कर सकते, आल्ट दबाने से कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, या आप कंट्रोल दबाने से कुछ कार्य कर सकते हैं तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इनको इनके लिए हमें किसी ना किसी बटन की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप शिफ्ट के साथ कंट्रोल, शिफ्ट के साथ आप जैसे शिफ्ट के साथ आपने दबा दी 7, शिफ्ट F7 होती है आपकी, तो सूरज की शॉर्टकट कुंजी, ठीक है। आपने आल्ट के साथ टैब बटन दबा दिया और आल्ट के साथ शिफ्ट टैब, और कंट्रोल के साथ आपने 1 दबा दिया, 2 दबा दिया, कंट्रोल के साथ आपने H दबा दिया। तो आप, मैं कहने का मतलब है जिन वो की जिनको आप अकेले यूज नहीं कर सकते वो आपकी मॉडिफायर की होती हैं। उनको मॉडिफाई करने के लिए जैसे आप नॉर्मल लिख रहे हैं, यदि आप जैसे ABCD लिख रहे हैं और यदि आप शिफ्ट बटन दबा लिया आपने, सारे कैपिटल लिख लेंगे, मतलब शिफ्ट बटन से अकेला यूज नहीं हो सकता। ये आपकी मॉडिफाई करने के लिए होती हैं, वो होती है कंट्रोल शिफ्ट आल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह तकनीक जिसका प्रयोग बैंक चेक में होता है, तो वो आपका MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का क्रम क्या होता है। जो कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग क्रम होता है वो होता है आपका इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग किस प्रकार होता है, सबसे पहले आप इनपुट देंगे, इनपुट के बाद आप प्रोसेस करें, जैसे आपने इनपुट दे दिया, प्रोसेस CPU करेगा और इसको आउटपुट के रूप में आपको मॉनिटर पर दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस। जो फ्लॉपी डिस्क है आखिर ये हमारी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। जो फ्लॉपी डिस्क है ये हमारी एक मैग्नेटिक, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, ये हमारी एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आपको पूछा गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पूछा गया है। ये आपको ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस क्या है, ये आपका एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपका ये ओपन सोर्स नहीं है। लेकिन लिब्रे ऑफिस क्या है, लिब्रे ऑफिस आपका ये ओपन सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको कल की मैराथन में सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संसाधन प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रमुख घटक था, वो था आपका माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल कैमरा किस प्रकार की डिवाइस है, तो यह आपकी एक इनपुट डिवाइस। डिजिटल कैमरा यह आपकी एक इनपुट डिवाइस है। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, ये क्वेश्चन बता दिया है। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर के बंद होने पर डेटा स्थायी रूप से स्टोर होने वाला डिवाइस क्या कहलाता है, तो वो आपका सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है, सेकेंडरी स्टोरेज। याद रखेंगे यहाँ पर आपका प्राइमरी भी दिया हुआ है, कैश भी दिया और रजिस्टर भी दिया हुआ है। तो बंद होने के बाद आपके इसमें डेटा आपका स्टोर रहता है, तो आपने सेव किया है वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टीवी के बाद मेमोरी की अगली इकाई क्या होती है। तो टीवी के बाद कौन सी इकाई आती है, तो मैंने आपको बताया था KB, MB, GB, TB। टीवी के बाद क्या आएगा आपका PB, जिसकी फुल फॉर्म होती है पेटाबाइट। KB, MB, GB, TB, PB। आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब कहने का आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा सकता है। CD-ROM किस प्रकार की डिस्क है, तो CD-ROM है ये हमारी केवल CD कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी मतलब केवल पढ़ने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वह सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को नियंत्रण मतलब कंट्रोल करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यप्रणाली को सक्षम बनाता है, तो वो होता है आपका डिवाइस ड्राइवर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लाइनक्स का विकास किसके द्वारा किया गया था, जो लाइनक्स का उसका आविष्कार लाइनस टोरवाल्ड द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हाँ जी, आपका पहले चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन फिर से यहाँ पर हुए थे। प्रिंटर जो स्याही बूंद इंक ड्रॉपलेट का प्रयोग किस करके प्रिंट किया, जो आपका प्रिंट जो स्याही बूंदों का प्रयोग करता है वो किस प्रकार प्रिंटर होते हैं, तो वो होते हैं आपके किस प्रकार के प्रिंटर, वो होते हैं आपके इंकजेट प्रिंटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका C सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है CPU में
कौन सा घटक ALU और कंट्रोल यूनिट को जोड़ता है? ALU और कंट्रोल यूनिट को कौन सा जोड़ता है? तो वो होता है आपका ALU और CU को जोड़ता है। CPU में कौन सा घटक जो ALU और कंट्रोल यूनिट को जोड़ता है? वो होता है आपका रजिस्टर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेबकैम किस प्रकार की डिवाइस है? तो वेबकैम आपकी यह एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था? ये आपका दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। सॉरी, यहाँ पर आप थोड़ा मैं भी कन्फ्यूज हो गया। कंप्यूटर किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ? आविष्कार की बात पूछ रही है तो पहली पीढ़ी में आविष्कार हुआ था और दूसरी पीढ़ी में इस तकनीक का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया था कि यदि आविष्कार पूछे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर एक हिसाब से ए सही होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में आविष्कार हुआ था, प्रयोग हुआ था दूसरी पीढ़ी में। ऐसा तो है नहीं कि आविष्कार आज हुआ और आज उसका प्रयोग कर लेंगे। आविष्कार होने के कुछ समय बाद उसका प्रयोग होता है कि ऐसा तो है नहीं कि जैसे हमारा हमने आज उसका आविष्कार के लिए हम पहली बार को बंद कर देंगे, कुछ समय लगता है उसको देखने में, तो वो आपका पहली पीढ़ी के मतलब आ जाता है। लेकिन आपको यहाँ बढ़ सेकंड पीढ़ी को देनी है। यदि दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा होता तो अब आप उसको नहीं देते, तब आप पहली को बढ़ देते। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर का IQ कितना है? जो कंप्यूटर का IQ है वो कितना है? वो 0 है। याद रखने वाली ये बात है, जो कंप्यूटर के पास दिमाग है वो क्या है? वो कंप्यूटर के पास दिमाग 0 है। अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता। यदि अपने मन से करने लगे तो बहुत कुछ हो जाए, लेकिन अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। इतना बहुत अच्छा है कि अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पता चला वो अपने मन से करने लगे, कंप्यूटर अपने मन से चालू हो जाए, वो अपने जैसे अपना चलो चालू है, लाइट आ रही है, अपने मन से पता चलो उसने यूट्यूब चला दिया, वो ये पूरा चला दिया, हमारा हॉटस्पॉट कनेक्ट था, पूरा नेट खत्म कर दिया, अपने मन से कार्य करेगा तो वो ऐसे ही होगा। तो उसके पास कोई दिमाग नहीं है, कंप्यूटर के पास कोई दिमाग नहीं है, ये दिमागलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक कंप्यूटर की विश्वसनीयता क्या है? जो एक कंप्यूटर की विश्वसनीयता होती है वो क्या होती है? ये वो आपकी वो विश्वसनीयता होती है त्रुटि के बिना कार्य करने की क्षमता। कंप्यूटर कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं करता है। गलती इंसान के द्वारा होती है, कंप्यूटर के द्वारा कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि उसके पास कोई दिमाग ही नहीं है, तो वो कहाँ से कोई गलती करेगा। आपके यदि आपने गलत लिखा है तो गलत ही लिखेगा, सही लिखा तो सही लिखेगा। कंप्यूटर एक विश्वसनीय तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पास्कल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जो पास्कल है आगे इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ब्लेज पास्कल द्वारा पास्कल मशीन का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। लेजर प्रिंटर किस तकनीक का उदाहरण है? तो लेजर प्रिंटर हमारा ये प्रिंटर के अंतर्गत आ जाता है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसके अंतर्गत आता है? तो लेजर प्रिंटर हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। किस तकनीक का प्रयोग करता है लेजर प्रिंटर? ये हमारा इलेक्ट्रोग्राफी का प्रयोग करता है, जिसको जीरोग्राफी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन से इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य करता है? तो अभी आप एक पढ़ कर आए थे टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, लेकिन उसके साथ साथ मॉडेम भी होता है जो इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। टच स्क्रीन और उसके साथ मॉडेम ये आपका इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर की मुख्य कितनी श्रेणियाँ जो सॉफ्टवेयर होते हैं आखिर इनकी प्रमुख श्रेणी कितनी है? तो प्रमुख श्रेणियाँ आपके यहाँ पर 2 है। यदि यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन होता तो 3 लग जाता, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन है तो यहाँ पर 2 लगेगा। ये आपका क्या है जो सॉफ्टवेयर होते हैं कितनी श्रेणियाँ होती हैं? ये 2 होती हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। रेयर केस में आपका 30 लगता है जिससे आपका यूटिलिटी मानता है, लेकिन आपको मेन चीज़ क्या होता है सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हार्ड डिस्क को ट्रैक करने और सेक्टर में विभाजित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? जो हार्ड डिस्क को ट्रैक करने और सेक्टर में विभाजित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वो होती है आपकी फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम? जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है आखिर किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये आपका क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि आप इसको डलवाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में तो उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। सबसे धीमी गति किस मेमोरी की होती है? जो सबसे धीमी गति होती है वो किस मेमोरी की होती है? वो होती है आपकी हार्ड डिस्क की। सबसे धीमी गति किसकी होती है? वो होती है हार्ड डिस्क। जैसे रैम तेज हो गया, कैश, रजिस्टर सबसे तेज हो गया, उससे कम कैश, उससे कम आपका रैम, और रैम छोटा आपको होता है HDD हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन नंबर 100 कंप्यूटर का वह हिस्सा जिसे हम छू सकते हैं। कंप्यूटर का वह हिस्सा जिसे हम छू सकते हैं वो आपका हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का वह हिस्सा जिसे हम छू सकते हैं वो आपका हार्डवेयर कहलाता है।
यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था 100 प्लस क्वेश्चन है तो 100 प्लस क्वेश्चन ही करवा जाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि कुछ बताया कुछ नहीं, जो 100 प्लस है तो 100 प्लस ही लगेंगे। पूछा गया था कंप्यूटर का विभाग जिससे हम छू सकते हैं, तो वो होता है आपका हार्डवेयर जिसे छू और देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका भीम ऐप। भीम ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भीम ऐप है इसको एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है और ये आपका डिजिटल भुगतान ऐप है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। आपके एग्जाम में ट्रू फाल्स क्वेश्चन भी आते हैं। आपके एग्जाम में आपसे एग्जाम से पहले एक दिन आपको बता दिया जाएगा। आपके एग्जाम में 60 क्वेश्चन 60 से 65 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं और 30 से 35 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आते हैं। टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 100 में से 100 अटेम्प्ट करने होते हैं। जो पासिंग मार्क होती है वो 50 की होती है। यदि आपके 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन में सही हो जाते हैं तो अब आप वहाँ पर ट्रिपल पास कहलाएंगे। भीम ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था एनपीसीआई डिजिटल एनपीसी विकसित किया गया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म याद रखेंगे, दोनों फुल फॉर्म आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। भीम ऐप की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। एनपीसीआई की फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया। और जो भीम ऐप है और किसके नाम पर इसका नाम रखा गया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर इसका नाम रखा गया। और यह यूपीआई बेस्ड है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित है। तो यहाँ पर आप आंसर होगा ट्रू। ये आपका भीम ऐप से संबंधित है। भीम ऐप का पूरा नाम किसके नाम पर रखा गया? तो भीम ऐप का पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और ये किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया था आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया था और ये कब विकसित हुआ था? इसका आविष्कार कब लॉन्च हुआ था? ये आपका 30 दिसंबर 2016 में लॉन्च हुआ था। ये पूछ सकता है कब लॉन्च हुआ था? 2016 में लॉन्च हुआ था भीमराव अम्बेडकर के द्वारा एनपीसीआई द्वारा भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री द्वारा उसको वृद्धि दी गई थी और प्रधानमंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। उसका नाम रखा गया था भीमराव अम्बेडकर के नाम पर। एनपीसीआई द्वारा इसको आविष्कार नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। भीम ऐप यह आपका भुगतान के लिए उसका प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जो एक बैंक से दूसरे बैंक से खाद्य जो एक बैंक से यूपीआई, आप एक बैंक जैसे आप कुछ खाने जाते हैं, पीने जाते हैं, कुछ सामान लेने जाते हैं तो आप क्या करते हैं? सीधा यूपीआई निकालते हैं, फोन पे निकालते हैं, गूगल पे निकालते हैं और पेटीएम निकालते हैं, सीधा स्कैन करते हैं और सीधा आपका ट्रांसफर हो जाता है। चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे सुबह के दोपहर में 12 बजे हो, कभी इतना भी टाइम हो, ये 24/7 आपका काम करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 100 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या इसी प्रकार से आपके लिए डेली मैराथन क्लास चलनी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट बताएं। और आपका जो ट्रिपल सी एग्जाम है आखिर वो किस महीने में होने वाला है? नवंबर में ही होने वाला है, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, किस महीने में होने वाला है? सारा कुछ आप इसमें कमेंट करेंगे और ये जरूर कमेंट करें कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। आपको जो भी डाउट है आप पूछिए, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मैराथन क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही मुस्कुराते हमेशा बने रहिए। धन्यवाद।